इंटरेस्टिंग नोबेल स्टोरी में आपका स्वागत है। पार्ट 71 डिप किस। अरुण पाखी का हाथ थामे उसके पास ही बैठा था। 2 घंटे बाद पाखी नींद से जागती है। पाखी उठकर बैठती है और अरुण को हक कर लेती है। पाखी के हक करते ही अरुण उसे कसकर अपनी बाहों के घेरे में जकड़ लेता है। पाखी के आंसू जो एक बार फिर से बहने लगे थे, अरुण उससे अलग होता है और पाखी के आंसुओं को साफ करता है। पाखी जो अभी भी बहुत घबराई हुई थी, वो अभी भी समझ नहीं पा रही थी उसके साथ ये क्या हुआ। अरुण पाखी को शांत करने के लिए उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। अरुण के अचानक पाखी के करीब आने से पाखी सहम गई थी। अरुण पाखी को पैशनेटली किस कर रहा था। अरुण की वो किस इतनी डीप थी कि वो किस अरुण के प्यार की गहराई को बयां कर रही थी। अरुण के हाथ पाखी को चारों ओर से घेरे हुए थे, तो वही पाखी के हाथ अरुण की कॉलर को कसकर पकड़े हुए थे। पाखी अरुण की उस किस से अपना दर्द भूल गई थी। उसका माइंड पूरा तरह डाइवर्ट हो गया था। अरुण की उस डिप किस ने अपना काम कर दिया था। अरुण जो पहले भी पाखी का माइंड डाइवर्ट करने के लिए ऐसा कर चुका था, आज फिर से अरुण ने वही रास्ता अपनाया था। 10 मिनट बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। पाखी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी, इसलिए अरुण उससे अलग हो गया था। पाखी अब पहले से शांत दिख रही थी। अरुण पाखी का हाथ पकड़ उससे कहता है, प्रॉमिस करता हूं जिसने भी ये किया है ना मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरुण का इतना कहना ही था और पाखी उसके सीने से जा लगती है। अरुण प्यार से पाखी के बालों को अपने हाथ से सहला रहा था। एक बात तो थी, जब भी इस तरह की सिचुएशन आती थी, अरुण और पाखी और भी ज्यादा एक दूसरे के करीब आ जाते थे। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही बैठे रहते हैं। कुछ समय ऐसे साथ रहने के बाद अरुण पाखी को अपनी बाहों में उठाता है। पाखी जो अरुण की आंखों में ही देख रही थी, उसके हाथ अरुण के चारों ओर गले पर लपेटे हुए थे। अरुण पाखी को ऐसे ही उठाए अपने प्राइवेट लिफ्ट में चला जाता है, जो सिर्फ वही यूज करता था। वो लिफ्ट सीधा ग्राउंड फ्लोर के पार्किंग एरिया में खुलती है। अरुण लिफ्ट से निकलकर पाखी को कार में बैठाता है और वो दोनों विला के लिए निकल जाते हैं। ऋषभ का घर। मेन डोर की बेल कोई लगातार बजाए जा रहा था। बेल की आवाज सुनकर ऋषभ अपने कानों को हाथों से ढक लेता है। वो कंटिन्यूअसली बेल के ऐसे बजने से समझ गया था कि दरवाजे पर कौन खड़ा है। वो अपने एक हाथ से कान को ढके हुए ही दूसरी हाथ से डोर ओपन करते हुए कहता है, खोल रहा हूं बहन, क्यों आतंकवादियों की तरह डोर बेल से नॉन स्टॉप फायरिंग कर रही है। कहते हुए ऋषभ डोर ओपन करता है। डोर ओपन करते ही एक लड़की सामने खड़ी थी, जिसके तीखे नैन नक्श थे और गुस्सा उसकी नाक पर दिख रहा था। अपनी बहन रितिका को इतना गुस्से में देखकर ऋषभ कहता है, क्या फिर किसी से लड़ाई की तूने। ऋषभ का इतना ही कहना था कि रितिका गुस्से से उसके ऊपर फट पड़ती है और अपनी नाक फुलाते हुए कहती है, सीरियसली भाई, क्या मैं आपकी सगी बहन हूं या माँ ने मुझे मंदिर की सीढ़ियों से उठाया है। रितिका की ये बात उसका गुस्सा बताने के लिए काफी थी कि वो कितने गुस्से में है। ऋषभ रितिका की बातों का जवाब देते हुए कहता है, काश माँ ने तुझे मंदिर की सीढ़ियों से ही उठाया होता, तो आज मैं तुझे वापस से वही उन्हीं सीढ़ियों पर छोड़ तो आता। ऋषभ की बातें सुनकर रितिका अपने पास में रखा फूलदान उठाकर फर्श पर फेंक देती है और कहती है, आज मुझे पता चल गया भाई, आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। ऋषभ सोफे से उठता है और प्यार से रितिका के सर को अपने हाथ से सहलाते हुए कहता है, तू जान है मेरी, पता न है ना तुझे मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं। वो रितिका का हाथ पकड़ उसे सोफे पे बैठाते हुए कहता है, तो बताओ कॉलेज के पहला दिन कैसा था और इस गुस्से की वजह क्या है। ऋषभ रितिका की नाक को प्यार से खींचते हुए कहता है, रितिका आ भाई छोड़ो, दर्द हो रहा है, अब मैं बड़ी हो गई हूँ भाई। ऋषभ तू कितनी भी बड़ी हो जा, मेरे लिए मेरी छोटी सी डोल ही रहेगी। चल अब बता क्या बात है, किसने मेरी डोल को इतना गुस्सा दिलाया। रितिका भाई क्या बताऊं मैं आपको, वो तो बच गया आज मुझसे कनखजूरा कहीं का। उसकी इतनी हिम्मत भाई, उसने मुझे पैसे ऑफर किए। कहते हुए रितिका अपने और आरव के बीच हुई उस लड़ाई के बारे में ऋषभ को बता देती है। ऋषभ अपनी बहन की पूरी बात सुनने के बाद मन ही मन खुद से कहता है, बच गया बेचारा, नहीं तो आज ये न जाने उसकी क्या हालत करती। अपने भाई को सोच में डूबा देखकर रितिका उसके कंधे को हिलाते हुए कहती है, भाई भाई आप सुन भी रहे हो भाई। रितिका के ऐसे बोलने पर ऋषभ जैसे अपने होश में आता है और उससे कहता है, तू टेंशन मत ले, उसे तो मैं देख लूंगा। रितिका ऋषभ को बीच में ही रोकते हुए कहती है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, उसे तो मैंने अकेले ही देख लिया। अपनी बहन की ऐसी बहादुरी वाली बात सुनकर ऋषभ जोर जोर से हंसना चाहता था, पर हंस नहीं सकता था। वो जानता था अगर वो हंसा तो रितिका फिर से गुस्सा हो जाएगी और वो उसे संभाल नहीं पाएगा। दूसरी तरफ विला में अरुण और पाखी विला आ गए थे। अरुण पाखी के साथ अपने बेडरूम में था। वो पाखी का बहुत ख्याल रख रहा था। उसने अपने हाथों से पाखी को खाना खिलाया और उसके बाद उसे मेडिसिन दी। वो पाखी की बहुत केयर कर रहा था। उसकी केयर पाखी के लिए उसका प्यार बयां कर रही थी। अरुण ने पाखी को खाना और मेडिसिन खिलाकर सुला दिया था। पाखी उसकी बाहों में सिमटकर सो रही थी।
पाखी को अरुण की बाहों में एक अलग ही सुकून का एहसास होता था। पाखी अपनी सभी चिंता भुलाकर सुकून से अरुण की बाहों में सो रही थी। तो वही अरुण भी किसी छोटे बच्चे की तरह पाखी को अपनी बाहों लिए सुला रहा था। पाखी के चेहरे पर एक सुकून था तो वही अरुण के चेहरे पर चिंता की लकीरें। वो हर एंगल से सोचने की कोशिश कर रहा था, आखिर कौन था जिसने इस तरह की हरकत की। कौन हो सकता है जो पाखी के साथ ऐसा कर सकता है। वो अपने एनिमी के बारे में भी सोचता है, पर उसके दुश्मनों को पाखी के बारे में तो पता ही नहीं था। पाखी के बारे में अगर कोई कुछ जानता है तो वो थी इशिता, पर अरुण इस बारे में पहले ही सोच चुका था और उसका शक भी पहले उसी के ऊपर गया था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था इशिता की मदद कौन कर सकता है, क्योंकि बिना किसी की हेल्प के इशिता ऑफिस के बाहर रहकर ये सब नहीं कर सकती थी। वो कुछ सोचते हुए टेबल पर रखा अपना फोन उठाता है और मयंक को कॉल करता है। मयंक जो अपने रूम में बेड में औंधे मुंह लेटा गहरी नींद में सो रहा था कि फोन की रिंग से उसकी आंख खुलती है और वो अपने एक हाथ से टटोलते हुए अपना फोन ढूंढता है। मयंक जो हर रोज रात को माही से बात करके सोता था, आज के इंसिडेंट की वजह से वो माही से बात नहीं कर पाया था। ज्यादा थक जाने की वजह से वो बिना माही को कॉल किए सो गया था। फोन की रिंग सुनकर उसे लगा कि माही उसे कॉल कर रही है। वो बिना फोन की स्क्रीन देखे कॉल रिसीव कर अपने कान पर रखते हुए नींद में ही बोलता है, हाँ बोलो प्रिंसेस। अरुण जो हेलो बोलने ही वाला था कि उससे पहले मयंक ने वो सब बोल दिया। अरुण मयंक की बातें सुनकर हैरान हो जाता है और मन ही मन कहता है, क्या इसकी गर्लफ्रेंड है? मुझे क्यों नहीं पता इस बारे में। अरुण जो ये सब सोचने में थोड़ा बिजी हो गया था कि तभी उसे दूसरी तरफ से किस्सियों की आवाज आने लगती है। मयंक को लगा कॉल पर माही है, ये सोचकर वो नॉन स्टॉप कॉल पर ही अरुण को किस्सिया कर रहा था। अरुण अब उसे ऑकवर्ड फील होने लगा था। वो जल्दी से कहता है, हेलो मैं बोल रहा हूँ। मयंक जो अरुण की आवाज अच्छे से पहचानता था, वो उसकी आवाज सुनते ही अपनी आंखें एकदम से खोलता है और जल्दी से अपने फोन की स्क्रीन को देखता है। अरुण का नाम देखकर मयंक के होश उड़ गए थे। उसे एहसास होता है अभी अभी उसने अरुण को किस की है। कॉल पर मयंक हाथ में फोन लिए फोन को घूरे ही जा रहा था और अपनी बेवकूफी पर खुद को कोस रहा था। अरुण जो कॉल पर बार बार हेलो हेलो बोल रहा था, अरुण का हेलो सुनकर मयंक जल्दी से फोन को वापस सुनने लगता है और अपनी लखड़ती हुई आवाज से कहता है हेलो हेलो सर। अरुण, मैं बोल रहा हूँ। मयंक, यस सर, सॉरी सर, रियली सॉरी सर। अरुण, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। मयंक, ओके सर। अरुण, इशिता पर नजर रखो और हमारे ऑफिस में जो भी लोग सस्पेक्टेड है उन पर भी, साथ ही ये भी पता करो हमारे ऑफिस का कोई एम्प्लॉय इशिता से कनेक्टेड है या नहीं। मयंक, ओके सर। और कॉल कट हो जाती है। कॉल कट होते ही मयंक एक सुकून भरी लंबी सांस लेता है और बेचारगी वाले टोन में कहता है, साले साहब इतनी रात में कौन कॉल करता है, आज तो आपने जान ही निकाल दी थी। मैरी कहते हुए मयंक रुवाना सा हो जाता है। तो वही दूसरी तरफ कॉल कट होते ही खुद से कहता है, ये मयंक इतना रोमांटिक है, इसे देखकर तो ऐसा लगता नहीं इसे ये सब भी आता होगा। नेक्स्ट डे अरुण के कहे अनुसार मयंक अपने आदमियों को काम पर लगा देता है। पाखी जो अभी भी सो रही थी, अरुण उसे डिस्टर्ब नहीं करता। अरुण चिराग से कहकर अपने और पाखी के लिए ब्रेकफास्ट मंगवाता है। वो फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट सर्व कर रहा होता है कि तभी अरुण का फोन रिंग होता है। अरुण फोन देखता है तो मयंक उसे कॉल कर रहा था। अरुण कॉल पिक करता है। मयंक कहता है, सर आज टेंडर निकलने वाला है, आप आ रहे हैं ना आज ऑफिस? अरुण, नहीं तुम आरव के साथ चले जाओ। मयंक, सर पर वो टेंडर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप साथ होते। अरुण मयंक को बीच में ही रोकते हुए कहता है, आरव हैंडल कर लेगा। कहते हुए अरुण कॉल कट कर देता है। वो हाथों में नाश्ते की प्लेट लिए पीछे पलटता है जाने के लिए तो सामने उसे पाखी खड़ी दिखती है। पाखी ने अरुण को कॉल पर बात करते सुन लिया था। पाखी अरुण के पास आती है और उससे कुछ कहना चाहती है, पर उसकी आवाज उसके गले से नहीं निकल रही थी। पाखी को ये देखकर थोड़ा दुख होता है। अभी 18 घंटे नहीं हुए थे, इस वजह से पाखी बोल नहीं पा रही थी। डॉक्टर के अकॉर्डिंग पाखी की आवाज वापस आने में कम से कम 18 घंटे लगने थे। पाखी अरुण से बात करने के लिए नोटबुक का सहारा लेती है। वो नोटबुक में अपनी बात लिखकर अरुण की तरफ बढ़ा देती है। अरुण उस नोटबुक को लेकर पढ़ने लगता है। हम अब ठीक है, आप ऑफिस जाइए, आपकी वहां ज्यादा जरूरत है, हम यहाँ रह लेंगे अकेले। अरुण पढ़ने के बाद पाखी को देखता है और कहता है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती। पाखी अरुण का हाथ पकड़ उसे अपनी पलकें झपकाकर वो ठीक है ये कहती है और उसके हाथों को प्रेस कर जाने के लिए कहती है। अरुण कुछ बोलना चाहता है पर पाखी उसे बोलने नहीं देती। अरुण पाखी के सामने हार मान जाता है और अपने फोन से मयंक को कॉल कर कहता है, मैं आ रहा हूं, और कॉल कट कर देता है। अरुण को पाखी की चिंता थी, वो उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहता था,
चिराग था पाखी की सेफ्टी के लिए, पर वो घर में तो अकेली रहती। यही सब सोचते हुए वो काव्या को कॉल करके विला बुला लेता है। काव्या के विला आने के बाद ही अरुण विला से ऑफिस के लिए निकलता है। चैप्टर 72 आमना सामना। अरुण अपने कैबिन में बैठा मयंक का वेट कर रहा था। अरुण के कैबिन के बाहर मयंक खड़ा था। वो कैबिन के बाहर खड़ा यही सोच रहा था वो अंदर जाए या ना जाए। मयंक जो अरुण का मैनेजर था, उसके पास अरुण के सामने जाने के अलावा कोई और चॉइस नहीं थी। पर उसे रह रहकर कल रात की बातें याद आ रही थी। उसने किस तरह अरुण को कॉल पर किस किया। उसे बहुत एम्ब्रेस्ड फील हो रहा था अरुण का सामने करने में। उन दोनों को थोड़ी ही देर में एक होटल के लिए निकलना था जहां वो टेंडर का अनाउंसमेंट होने वाला था। मयंक एक लंबी सांस लेता है अंडरस्को और कैबिन का डोर नॉक कर अंदर जाता है। अरुण जो लैपटॉप पर काम कर रहा था अंडरस्को, वो मयंक के अंदर आते ही उसे देखने लगता है। अरुण, कल जो तुमसे कहा था वो तुमने किया। मयंक, हमारे आदमी कल रात से ही उन पर नजर रख रहे। मयंक मन ही मन कहता है, थैंक्स गॉड सर, कल रात जो हुआ वो भूल गए। अरुण मयंक से कहता है, कितना टाइम है टेंडर निकलने में। मयंक, सर सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। अरुण, ठीक है फिर चलो। वो दोनों एक साथ ऑफिस से एक ही कार में निकल जाते हैं। अरुण बैक सीट पर बैठा था, मयंक ड्राइवर की बराबर वाली सीट पर बैठा था। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, एक कोल्ड आवाज मयंक के कानों में पड़ती है। मयंक जो ये सोचकर खुश हो रहा था कि अरुण कल रात वाली बात भूल गया है, पर अरुण वो कल रात की बात नहीं भूला था, स्पेशली जब मयंक ने उसे अपना अफेक्शन शो करते हुए उसे इतनी सारी किस दी थी। अरुण का सवाल सुनते ही वो अपनी आंखें भींच लेता है और मुट्ठी कस लेता है। मयंक का रिएक्शन ऐसा था जैसे किसी बच्चे की चोरी पकड़ी गई हो। मयंक धीरे से हाँ कहता है। अरुण, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, एक बार कॉल रिसीव करने से पहले कॉल करने वाले का नाम नंबर जरूर देख लेना। अरुण थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है। अरुण की बातें सुनकर मयंक को तो ऐसा लग रहा था कि वो अभी के अभी कार से कूद जाए। उसे इतनी शर्म आ रही थी कि वो एक बार भी अरुण की तरफ नहीं देख रहा था। अरुण समझ गया था कि मयंक एम्बेरेस्ड हो गया। वो आगे कुछ नहीं कहता, पर उसे कल रात का ख्याल आते ही वो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाता। थोड़ी ही देर वो दोनों होटल पहुंच जाते। वहां काफी सारे बिजनेसमैन मौजूद थे। वो सभी उस टेंडर को हासिल करना चाहते थे। ऋषभ भी रिवान के साथ आया था। अरुण उस होटल के एक वीआईपी रूम में बैठा था और मयंक वहां मौजूद उन बिजनेसमैन के साथ बैठा था। ऋषभ और रिवान भी एक कोने में बैठे थे, सबकी नजरों से छुपे। रिवान ऋषभ से कहता है, भाई हम यहाँ क्यों बैठे हैं, आगे बैठते तो हम और लोगों से कनेक्ट हो सकते थे। रिवान की बातों का जवाब देते हुए ऋषभ कहता है, एक टीचर की ध्यान क्लास में फ्रंट डेस्क पर बैठने वाले बच्चों से ज्यादा बैक बेंचेस पर होता है। आगे बैठने वाला टॉप करे या न करे, पर पीछे बैठने वाला वो करता है जो आगे बैठने वाला कभी नहीं कर सकता। ऋषभ की बातें रिवान के सर के ऊपर से जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर कोई दूसरा अगर ऋषभ की बात सुनता तो उसकी बातों के पीछे का मतलब अच्छे से समझ जाता। अरुण जो वीआईपी रूम में बैठा एक बड़ी सी डिस्प्ले पर सब देख रहा था। आज जिस प्रोजेक्ट का टेंडर निकलने वाला था वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था। ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट था, हर कोई इस प्रोजेक्ट को पाना या इससे जुड़ना चाहता था। थोड़ी ही में वो टाइम आ गया था जब अनाउंसमेंट होने वाला था। कुछ उम्र में बड़े लोग स्टेज पर आते हैं और अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं अंडरस्को। वो शख्स जो अनाउंसमेंट करने के लिए माइक हाथ में लेता है वो कहना शुरू करता है, गुड मॉर्निंग। जैसा कि पहले से होता आया है, इस तरह के प्रोजेक्ट जो ज्यादातर खुराना इंडस्ट्री को ही मिलते आए हैं, आज भी वही हुआ है। ये प्रोजेक्ट आज भी खुरानाज को ही मिला है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों का दिल कांच की तरह टूट जाता है। रिवान उस अनाउंसमेंट को सुनकर ऋषभ से कहता है, तूने तो कहा था हमें ही मिलेगा ये प्रोजेक्ट, देख इस बार भी खुराना ही ले गए इस प्रोजेक्ट को भी। ऋषभ चुपचाप रिवान की बातें सुन रहा था और एक टक नजरें गड़ाए स्टेज की तरफ देख रहा था। तभी वो शख्स जो अनाउंसमेंट कर रहा था वो आगे कहता है, ये प्रोजेक्ट जो हर बार की तरह इस बार भी उन्हीं को मिला है, पर इस बार ये प्रोजेक्ट उनके अकेले का नहीं है। ये सुनते ही वहां सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं। ऋषभ ये सुनकर मुस्कुरा देता है, जैसे उसे पता हो वो शख्स आगे क्या कहने वाला है। वीआईपी रूम में बैठा अरुण भी यही सोच रहा था, आखिर वो कौन है जो इस प्रोजेक्ट में उसका पार्टनर बनने जा रहा है। वो आदमी वहां मौजूद सभी लोगों की सोच पर पूर्णविराम लगाते हुए कहता है, खुरानाज के साथ अब इस प्रोजेक्ट पर ऋषभ मल्होत्रा काम करेंगे। ऋषभ मल्होत्रा ये नाम सुनते ही सभी लोग एक बार फिर से आपस में खुसर-फुसर करने लगते हैं और कहते हैं, ऋषभ मल्होत्रा ये कौन है, ये नाम तो हमने पहले नहीं सुना। ऋषभ जो 1 महीने पहले ही दिल्ली में शिफ्ट हुआ था, उसने इस 1 महीने में ही अपनी कंपनी को अच्छे से स्टेबल कर लिया था। वो हर किसी की नज़र में तो नहीं था, पर उन लोगों की नज़र में था जो बिजनेस की दुनिया के बादशाह कहलाते थे। वो अपने राइवल्स और कंपेटिटर्स पर नज़र गड़ाए रखते थे, उन्हीं में से एक था अरुण।
अरुण ऋषभ से कभी मिला तो नहीं था, पर उसने उसके बारे में एक बिजनेस वेबसाइट पर एक आर्टिकल पढ़ा था। अरुण अनाउंसमेंट होने के बाद वीआईपी रूम से निकलकर स्टेज पर जाता है, तो वही उस कोने से निकलकर ऋषभ भी स्टेज पर जाता है। अरुण और ऋषभ दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। अरुण जो अनाउंसमेंट सुनने के बाद ऋषभ से मिलने के लिए बेकरार था, वो देखना चाहता था उस शख्स को जिसने उससे उसका आधा प्रोजेक्ट छीन लिया था। तो वही ऋषभ भी अरुण से मिलने के लिए उतना ही बेसब्र था जितना कि अरुण। ऋषभ ने जब उस रात अरुण की जान बचाई थी, तब वो अरुण का चेहरा नहीं देख पाया था। अरुण के चेहरे पर हर जगह खून था, जिसके वजह से वो अरुण को पहचान नहीं आ पा रहा था। अरुण तो एक्सीडेंट होते ही इनकॉन्शियस हो गया था, वो भी ऋषभ को देख नहीं पाया था। आज वो दोनों उस रात के बाद एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और उस टेंडर पर साइन करते हैं। ऋषभ ने अरुण के बारे में बहुत सुना था, उसने उसके उपप्रिंट सभी आर्टिकल पढ़े थे। उन दोनों ही लोगों का एक अलग ही ऑरा और एटीट्यूड था, जो उन दोनों को भीड़ से अलग करता था। वो दोनों ही इस बात से अनजान थे कि वो दोनों ही पाखी से कनेक्टेड है। चैप्टर 73 काव्या का रोहित को एक्सेप्ट करना। काव्या रोहित को ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई पागल हो। रोहित की आंखों में काव्या के लिए फीलिंग्स दिख रही थी। वो काव्या के पास आते हुए कहता है, और कितना टाइम लोगी हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए। काव्या उसे बीच में रोकते हुए कहती है, कौन सा रिश्ता? रोहित प्यार से कहता है, वही रिश्ता जो उस दिन हम दोनों के बीच बना था। रोहित अपने होठ पर उंगली फेरते हुए कहता है। काव्या ये देखकर गुस्से से कहती है, ठरकी कहीं का। काव्या के रोहित को ठरकी कहने पर रोहित थोड़ा चिढ़ जाता है और वो उसे घूरते हुए कहता है, ठरकी हाँ, तुमने मुझे ठरकी कहा। रोहित कहते हुए काव्या के एकदम नजदीक आ जाता है और वो अपना एक हाथ काव्या के कमर में डाल देता है। रोहित का हाथ जब काव्या के कमर से टच होता है तो काव्या के रोंगटे खड़े हो जाते। उसके दिल में गुदगुदी सी होने लगी थी। रोहित का टच उसे बुरा फील नहीं करा रहा था। रोहित काव्या को उसकी कमर से खींच उसे अपने और नजदीक ले आता है। ऐसा करते ही काव्या के दोनों हाथ रोहित के सीने पर थे। वो काव्या के और नजदीक आते हुए अपने गाल से काव्या के गाल को छूता है। रोहित के ऐसा करते ही काव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। रोहित धीरे से काव्या के कान में कहता है, बताओ तुम्हें ठरकी इंसान किसे कहते हैं? रोहित की बातें सुनते ही काव्या अपनी आंखें खोलती है और रोहित को धक्का देकर खुद से दूर करते हुए कहती है, सॉरी, हमें आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। रोहित काव्या को मुस्कुराते हुए देखता है और उसका हाथ पकड़ अपने नजदीक लाते हुए कहता है, आई कांट वेट एनी मोर, प्लीज टेक योर डिसीजन क्विकली। काव्या रोहित की बातों पर शर्मा जाती है और ब्लश करने लगती है। काव्या ने तो रोहित का उसी दिन एक्सेप्ट कर लिया था। जब उसने प्रिया को रोहित के साथ देखा था, उसे उसी दिन रियलाइज हो गया था वो रोहित को किसी और के साथ नहीं देख सकती है। आज जब रोहित ने उसे इतने प्यार से अपनी फीलिंग्स बताई तो काव्या खुद को ब्लश करने से रोक नहीं पाए। काव्या को ब्लश करता देख रोहित समझ जाता है कि काव्या ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। रोहित आगे बढ़कर काव्या को हक कर लेता है। आज पहली बार रोहित ने काव्या को हक किया था। काव्या ने रोहित की शर्ट को कसकर पकड़ा हुआ था। उन दोनों को ही एक दूसरे को हक करके एक सुकून का एहसास हो रहा था। पाखी और अरुण दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ बातें करते हुए नीचे आ रहे थे। जैसे ही दोनों की नजरें काव्या और रोहित को एक दूसरे को हक किए हुए देखती है, वो वहीं रुक जाते हैं, उन्हें हैरानी से देखने लगते हैं। पाखी और अरुण काव्या और रोहित को देखते हुए एक दूसरे को देखते हैं और फिर एक दूसरे को देखते हुए स्माइल करने लगते हैं। रोहित को गले लगे हुए ही काव्या अपनी पलकें उठाकर देखती है तो उसे अपने सामने पाखी खड़ी दिखती है। ऐसा ही रोहित के साथ भी होता है। रोहित को अपने सामने अरुण खड़ा दिखता है। वो दोनों एक दूसरे से जल्दी से अलग हो जाते हैं और ब्लश करने लगते हैं। काव्या को बहुत शर्म आ रही थी, तो रोहित भी सबसे अपनी नजरें चुरा रहा था। अरुण उन दोनों को छेड़ते हुए पाखी से कहता है, पाखी, तुम्हें कुछ याद है? यही 2 मंथ पहले 2 लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे, क्या नाम थे उनके? हाँ, बंदर और जंगली बिल्ली। अरुण सोचने वाले अंदाज में कहता है। पाखी भी अरुण का साथ देते हुए कहती है, हाँ, और वो दोनों जंगली बिल्ली और बंदर एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे, और देखो आज उन दोनों को ही एक दूसरे से प्यार हो गया है। उन दोनों की बातें सुनकर वो दोनों और ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं। पाखी आगे कहती है, लगता है अरुण हमें वापस लखनऊ जाना पड़ेगा किसी का रिश्ता लेकर। आफ्टर ऑल काका की परमिशन तो लेनी ही होगी। अरुण भी पाखी की हाँ में हाँ मिलाता है। रोहित थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, दोनों अब बस भी करो, तुम दोनों की शादी हो गई ना, तो अब मेरी टांग खींचना बंद करो। वो चारों ऐसे ही एक दूसरे से आपस में बातें करने लगते हैं। उन चारों के लिए आज का दिन बहुत ही स्पेशल था। दूसरी तरफ क्लब में आरव अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था। वो डांस फ्लोर पर अपने दोस्तों के साथ डांस कर रहा था। वो डांस करते करते थक गया था। वो काउंटर पे जाकर खुद के लिए अपना स्पेशल वाला ऑरेंज जूस ऑर्डर करता है। जूस ऑर्डर करने के बाद वो अपना फोन यूज करने लगता है।
आरव का ऑर्डर किया हुआ जूस एक वेटर उसके पास रख कर चला जाता है। आरव उस जूस के ग्लास से एक सिप लेता है और उसे वापस से वही रख देता है और अपना फोन यूज करने लगता है। तभी एक लड़की डांस फ्लोर से काउंटर के पास आती है। उसकी स्किन पर पसीना था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो डांस करके काफी ज्यादा थक गई है। वो लड़की आती है और आरव के ग्लास का जूस म्यूजिक पर झूमते हुए पीने लगती है। आरव जब फोन में देखते हुए ही अपने जूस का ग्लास उठाता है, पर उसके हाथ में ग्लास आया नहीं। आरव काउंटर की तरफ देखता है और फिर अपने सामने देखते हुए जोर से चिल्लाता है, तुम। वो लड़की भी आरव को देखकर जोर से कहती है, कनखजूरा यहाँ भी। आरव गुस्सा करते हुए कहता है, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? पीछा कर रही हो तुम मेरा? मैं तुम्हें इतना पसंद आ गया हूँ। रितिका आरव को बीच में ही रोकते हुए कहती है, ओए थोड़ा अपनी स्पीड पर ब्रेक लगा, कुछ भी ख्याली पिलाओ मत पका। रितिका एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है, मैं रितिका मल्होत्रा हूं और तेरा पीछा करूंगी। शक्ल देखी है तूने आईने में अपनी? आरव को अब रितिका की बातों पर अब गुस्सा आने लगा था और वो रितिका की बातों से चिढ़ते हुए कहता है, शक्ल वो मेरी बहुत अच्छी है, तभी तो इतनी लड़कियां मरती हैं मुझ पर एंड इंक्लूडिंग यू, तभी तो यहां तक आ गई मेरे पीछे पीछे, और अब मेरा झूठा जूस भी पी रही हो। आरव सार्कास्टिक स्माइल करते हुए कहता है। आरव की बात सुनने के बाद रितिका वो जूस का ग्लास का सारा जूस आरव के मुंह पर फेंक देती है। आरव अपने एक हाथ से अपने मुंह पर फैले जूस को साफ करते हुए कहता है, ये नहीं करना चाहिए था तुम्हें। कहते हुए आरव रितिका का हाथ पकड़ उसे क्लब के कोने में ले जा रहा था। रितिका बार बार उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर आरव की पकड़ उसके हाथों पर और कसती जा रही थी। ये देखकर रितिका डरने लगी थी। फिर भी वो हिम्मत करते हुए आरव से कहती है, छोड़ो मुझे। कहाँ के जा रहे हो? मुझे लेकर छोड़ो मुझे। देखो तुम जानते नहीं हो मुझे, मेरे भाई तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। रितिका की बातों का जैसे आरव पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। आरव उसे क्लब के कोने में ले जाकर दीवार से सटाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। आरव की आंखों में रितिका को गुस्सा दिख रहा था। आरव अपने हाथ की उंगलियों को रितिका के चेहरे पर फेरते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? तुम्हारे भैया मुझे छोड़ेंगे नहीं? तो मैं कौन सा तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? आरव की उंगलियां रितिका के चेहरे पर घूम रही थी। उसकी उंगलियां अब रितिका के होठों पर थी। रितिका की सांसें तेज हो गई थी, जैसे उसे अंदाजा हो गया हो आरव उसके साथ क्या करने वाला है। चैप्टर 74 पाखी और ऋषभ का सामना। आरव की उंगलियां रितिका के चेहरे पर घूम रही थी। आरव की उंगली अब रितिका के होठों पर आकर रुक जाती है। आरव उसे छेड़ते हुए कहता है, क्या कहा था उस दिन तुमने? रितिका को अब आरव से डर लगने लगा था। वो डरते हुए कहती है, कुछ भी तो नहीं। आरव रितिका को अपनी आईब्रो उठाकर देखता है और कहता है, अच्छा कुछ भी नहीं कहा था। आरव एटीट्यूड में रितिका से कहता है, नाम बताने का बहुत शौक है न तुम्हें, तो जरा आज मेरा नाम भी जान लो। अब कहते हुए वो उसके होठों के और भी करीब आ जाता है। ये देखकर रितिका के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसकी सांसें तेज तेज चलने लगी थी। आरव उसके होठों के बेहद करीब था। रितिका आरव से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, प्लीज डोंट डू दिस। आरव सरकास्टिकली स्माइल करते हुए कहता है, स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। तो तुम्हें पता चल गया मैं क्या करने वाला हूं। रितिका जो आरव को मन ही मन हजार गलियां दे चुकी थी, वो बस एक मौका ढूंढ रही थी आरव के चुंगल से आजाद होने का। रितिका मौका पाकर आरव के पैरों पर अपनी हिल से वार करती है। आरव दर्द में जल्दी से रितिका को छोड़कर अपने पैर पकड़ लेता है। रितिका ये देखकर स्माइल करने लगती है और आरव से कहती है, तुम अपना नाम छोड़ो, मेरा नाम हमेशा याद रखना, रितिका मल्होत्रा। और वहां से चली जाती है। आरव दर्द में चिढ़ते हुए कहता है, छिपकली कहीं की छोड़ूंगा नहीं तुझे। इन सब का बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा। आरव इस टाइम बिल्कुल किसी छोटे बच्चे जैसा लग रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे एक बच्चा दूसरे बच्चे से फाइट में हार गया हो। रितिका बड़े ही आराम से वहां से कैट वॉक करते हुए चली जाती है। मेहरा हाउस। इशिता अपने रूम में खुशी से डांस कर रही थी। तभी उसका फोन रिंग होता है। वो देखती है कियारा उसे कॉल कर रही है। इशिता स्माइल करते हुए कियारा का कॉल रिसीव करती है। इशिता, क्या अपडेट है? कियारा इशिता की बातों का जवाब देते हुए कहती है, अरुण सर ने ऑफिस में सभी पर नजर रखी हुई है, पर उन्हें हमारे अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं मिला। इशिता स्माइल करते हुए कहती है, मिलेगा भी नहीं। अरुण थक जाएगा पर उसे मेरे अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं मिलेगा। कियारा, प्लान इतना सेफ था, कोई प्रूफ कैसे मिल सकता है? इशिता, बस तुम मेरा ऐसे ही साथ देती रहो, फिर देखना इस पाखी के साथ मैं क्या क्या करती हूँ। अभी तो उसकी आवाज छीनी थी, नेक्स्ट उसका प्यार छीनूंगी। वो दोनों एक दूसरे से डिस्कस करते हुए आगे के प्लान बना रही थी।
नेक्स्ट डे अरुण ऑफिस जाने के लिए रेडी था। अपने न्यू प्रोजेक्ट पार्टनर ऋषभ मल्होत्रा से साथ उसकी एक मीटिंग थी। पाखी अरुण को रेडी देखकर उसके लिए ब्रेकफास्ट लगाते हुए कहती है, हम भी आपके साथ ऑफिस जाएंगे। अरुण पाखी को घूर कर देखते हुए कहता है, अभी अभी तुम रिकवर हुई हो, रेस्ट करो, ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। पाखी उदास होते हुए कहती है, पर हम अकेले घर पर रहकर करेंगे क्या? अरुण, अभी तो कहा मैंने आराम करो। पाखी चिढ़ते हुए कहती है, अरुण जी, मैं अकेली घर पर रहकर बोर हो जाऊंगी, और ये आराम मैं कितना आराम करूंगी, आराम कर करके थक जाऊंगी मैं। आपके साथ रहूंगी तो थोड़ी सी आपकी हेल्प तो कर सकती हूँ। अरुण पाखी की बातें सुनकर समझ गया था वो उससे जीत नहीं सकता, इसलिए अरुण पाखी को अपने साथ ऑफिस ले जाने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ ऋषभ भी रिवान के साथ अरुण के ऑफिस के लिए निकल गया था। पाखी अरुण कैबिन में बैठे थे कि तभी मयंक वहां आता है। मयंक अरुण से कहता है, सर मिस्टर मल्होत्रा आ गए हैं, वो मीटिंग रूम के आपका वेट कर रहे हैं। अरुण पाखी को उसके कैबिन में ही रहने के लिए कहता है और खुद मयंक के साथ चला जाता है। लगभग 30 मिनट बाद अरुण वापस अपने कैबिन में आता है और पाखी से कहता है, आज लंच हम अपने न्यू बिजनेस पार्टनर के साथ करेंगे, तो तुम रेडी हो जाओ, हम थोड़ी देर में होटल के लिए निकलेंगे। पाखी ओके कहती है और वापस से अपना काम करने लगती है। दूसरी तरफ रितिका अपने रूम सो रही थी। तभी उसे सोते हुए ही कल रात की उसके और आरव के बीच हुई बात याद आने लगती है। आरव रितिका के होठों के बहुत करीब था। आरव रितिका से कहता है, एक बार तो तुमने मुझे तुम्हें किस करने से रोक लिया, पर अब यहाँ कैसे रोकोगी? कहते हुए आरव रितिका के होठों पर अपने होठ रख देता है। रितिका चीखते हुए उठकर बैठ जाती है और एग्रेसिव होते हुए कहती है, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुझे किस करने की? कनखजूरे, अब तू मुझे मेरे ही सपने में आकर किस करेगा? रितिका को खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो खुद को कोसते हुए कहती है, मैं ऐसा सपना देख भी कैसे सकती हूँ? अरुण पाखी के साथ होटल पहुंचता है। ऋषभ और रिवान पहले से ही वीआईपी रूम में अरुण का वेट कर रहे थे। अरुण पाखी के साथ वीआईपी रूम में एंटर होता है। एंटर होते ही पाखी और ऋषभ की नजरें एक दूसरे से टकरा जाती है। पाखी ऋषभ को देखते हुए कहती है, आप तो वही है। ऋषभ और रिवान दोनों ही पाखी को हैरानी से देख रहे थे। अरुण पाखी के रिएक्शन को देखकर उससे पूछता है, क्या तुम इन्हें जानती हो? पाखी एक बार ऋषभ और फिर अरुण को देखते हुए कहती है, हाँ, ये वही है जिन्होंने आपको हॉस्पिटल में एडमिट किया था। अरुण पाखी की बात सुनकर ऋषभ की तरफ देखता है और कहता है, क्या उस दिन उस कार में आप थे? ऋषभ अपनी चेयर से उठते हुए कहता है, हाँ मैं था, पर मुझे नहीं पता था कि वो शख्स आप थे। आपके फेस पर ब्लड था, शायद इस वजह से मैं आपको पहचान नहीं पाया। ऋषभ पाखी और अरुण की बातें सुनकर समझ गया था कि उसने किसी आम इंसान से नहीं, इंडिया के नंबर 1 बिजनेसमैन अरुण खुराना से शादी की है। अरुण ऋषभ की बातें सुनकर उसके पास आता है और उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसे अपने गले से लगा लेता है। अरुण पाखी को ऋषभ से अपनी वाइफ के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाता है। पाखी की नजरें जब रिवान पर जाती है तो उसे उसका चेहरा जाना पहचाना लगता है। वो उसे याद करने की कोशिश कर रही थी। उसने उसे कहाँ देखा है, पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। तारांकन चैप्टर 75 अरुण और ऋषभ का पाखी के लिए फाइट करना। पाखी ने जब रिवान को देखा तो उसे वो जाना पहचाना लगा, पर उसे याद नहीं आ रहा था उसने रिवान को कहाँ देखा है। ऋषभ और रिवान भी पाखी को देखकर खुश थे। रिवान पाखी को देखते हुए मन ही मन कहता है, मैं तो सोच रहा था इसका डिवोर्स करवा कर ऋषभ से इसकी शादी करवाऊंगा, पर इसका हस्बैंड तो हैंडसम होने के साथ साथ इतना अमीर भी है, अब तो कोई चांस ही नहीं है। रिवान अब ऋषभ की तरफ देखता है और खुद से कहता है, भाई तू अब दूसरी ढूंढ ले। अरुण को ये जानकर खुशी थी कि ऋषभ एक अच्छा इंसान है। वो लोग साथ में लंच करने लगे थे। दूसरी तरफ आरव रितिका से बदला लेने के लिए उसे सोशल मीडिया पर ढूंढ रहा था। वो उसका नाम सर्च करता है और उसे एक लंबी लिस्ट मिलती है। आरव फ्रस्ट्रेटेड होते हुए अपना फोन बेड पर पटक देता है और गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहता है, कितने दिन तक बचोगी मुझसे? तुम्हें तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगा। आफ्टर ऑल बदला जो लेना है तुमसे। होटल में लंच करने के बाद वो सब एक साथ निकलते हैं। वो सभी एक साथ चल रहे थे। सामने से आ रहा एक लड़कों का ग्रुप पाखी को अरुण, ऋषभ और रिवान के साथ देखकर वो कमेंट करते हुए कहते हैं, एक के साथ 3 नोट बैड, हमें भी मौका दो, हम तुम्हें खुश करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तभी उस ग्रुप में से दूसरा लड़का कहता है, हम तुम्हें इनसे ज्यादा पैसे देंगे। उन लड़कों की बातें सुनकर अरुण तो जैसे गुस्से से पागल हो गया था। वो उस लड़के का कॉलर पकड़ लेता है। ऋषभ भी दूसरे लड़के का कॉलर पकड़ लेता है। वो दोनों उन दोनों लड़कों को पंच मारने वाले ही होते हैं कि पाखी उन दोनों रोक लेती है और उन्हें समझाते हुए कहती है
कीचड़ में पत्थर मारने से कीचड़ की छींटें हम पर ही पड़ती है। पाखी जैसे तैसे करके दोनों को फाइट करने से रोक लेती है। रिवान को भी उन लड़कों की बातें सुनकर गुस्सा आया था। एक तरफ अरुण और ऋषभ दोनों ही उन लड़कों को अपनी गुस्से से लाल हुई आंखों से घूर रहे थे, तो वहीं वो सभी लड़के शैतानी लुक दे रहे थे, जैसे कह रहे हो तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पाखी जबरदस्ती अरुण का हाथ पकड़ उसे ले जाने लगती है। रिवान भी ऋषभ का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जा रहा था, पर दोनों की ही आंखें जाते हुए भी उन लड़कों को घूर रही थी। वो लड़के जिस रूम अरुण, पाखी और बाकी सब लंच के लिए गए थे, उसी रूम के बराबर वाले रूम में वो सभी लड़के एंटर हुए थे। ऋषभ और अरुण ये देखकर हल्का सा मुस्कुराते हैं। पाखी और रिवान अरुण और ऋषभ को जैसे तैसे खींचकर होटल के एग्जिट पर ले आए थे। तभी अरुण पाखी से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, पाखी मुझे वॉशरूम जाना है। अरुण ये कहते हुए जल्दी से वहां से चला जाता है। पाखी, ऋषभ और रिवान वो तीनों वही खड़े अरुण का इंतजार करने लगते हैं। अरुण उसी रूम के बाहर आकर खड़ा हो जाता है जिस रूम में वो लड़के गए थे। अरुण डोर को नॉक करता है। एक लड़का जैसे ही डोर ओपन करता है, अरुण उसके मुंह पर एक घुसा मारता है। वो लड़का अपने मुंह पर हाथ रखते हुए फ्लो पर गिर जाता है। अरुण उसके ऊपर पैर रखकर अंदर आता है और उनसे फाइट करने लगता है। अरुण उन्हें बहुत बुरी तरह मार रहा था। अरुण अपनी शर्ट, कोट और टाई को ठीक करता है और वापस से वही पहुंच जाता है जहां पाखी सबके साथ अरुण का वेट कर रही थी। वो लोग जैसे ही जाने को होते हैं, ऋषभ जल्दी से कहता है, शायद मैं अपना पर्स वही भूल गया हूं। वो कहते हुए वहां से चला जाता है। अरुण ऋषभ की बात सुनकर स्माइल करता है, जैसे वो समझ गया हो ऋषभ कहाँ गया है। ऋषभ भी उन्हें लड़कों के रूम में आ गया था। वो उन लड़कों को अधमरी हालत में देखकर कहता है, लगता है मुझसे पहले ही तुम्हारी खातिरदारी किसी और ने कर दी है। ऋषभ उनकी ऐसी हालत देखकर समझ गया था ये अरुण ने ही किया है। ऋषभ भी उन लड़कों को अच्छे से पीटता है और वापस से वही पहुंच जाता है जहां सब उसका इंतजार कर रहे थे। एक बार फिर सब जाने को होते हैं और अरुण फिर से बहाना बनाकर चला जाता है। जब अरुण वापस आता है तो ऋषभ भी फिर से बहाना बनाकर चला जाता है। पाखी अरुण को घूरने लगती है। तभी ऋषभ वापस आता है। पाखी उन दोनों को घूरते हुए कहती है, अब तो सब ठीक है ना, अब तो कोई कुछ नहीं भूला अपना। पाखी के ऐसा कहने पर वो दोनों अरुण और ऋषभ एक साथ कहते हैं, हम बस 2 मिनट में आए, कहकर वो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। पाखी हैरानी से आंखें फाड़े देख रही थी, तो वही रिवान समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। अरुण और ऋषभ, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी वो दोनों सेटिस्फाइड नहीं हुए थे। वो उन लड़कों को और सबक सिखाना चाहते थे। अरुण और ऋषभ दोनों एक साथ लात मारकर डोर ओपन करते हैं। उन दोनों को अपने सामने खड़ा देखकर वो लड़के अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहते हैं, अब क्या जान लेकर ही रहोगे? हम माफी मांगने के लिए तैयार है, प्लीज हमें और मत मारो, वो लड़के गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं। अरुण और ऋषभ को उन लड़कों पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था। वो एक बार फिर अच्छे से उनकी धुलाई करते हैं और अपने कपड़े ठीक कर पीछे पलटते हैं, तो उन्हें पाखी दोनों हाथ बांधे घूर रही थी। वो दोनों ये देखकर अपनी नजरें चुराते हुए इधर उधर देखने लगते हैं। पाखी को उन दोनों की हरकतों पर शक हो गया था, इसलिए वो उन दोनों का पीछा करते हुए वहां तक आ गई थी। पाखी के साथ खड़ा रिवान भी उन दोनों को घूर कर देख रहा था। पाखी दोनों पर गुस्सा करते हुए कहती है, तो ये जरूरी काम था आप दोनों का? पाखी जो अरुण और ऋषभ को डांट रही थी कि तभी उसे अपने पैर पर किसी के हाथ फील होते हैं। पाखी जल्दी से नीचे देखती है तो वो सभी लड़के पाखी के पैरों में थे और उससे माफी मांगते हुए कहते हैं, प्लीज हमें माफ कर दीजिए और इन दोनों से हमें बचा लीजिए। पाखी उन लड़कों के चेहरों पर खौफ देख रही थी। उन लड़कों की हालत देखकर पाखी को चक्कर आने लगे थे। पाखी के कदम लड़खड़ा जाते हैं। वो गिरने ही वाली होती है कि अरुण और ऋषभ उसे संभालने के लिए जल्दी से उसके पास आ जाते हैं। इससे पहले ऋषभ पाखी को संभालता अरुण पाखी का हाथ पकड़ उसे अपनी ओर खींच लेता है। पाखी अरुण के सीने से जा लगती है। ऋषभ जब अरुण और पाखी को एक साथ इतने करीब देखता है तो उसके दिल में टीस होती है। वो बिना एक पल की देरी किए वहां से चला जाता है। रिवान ऋषभ की हालत अच्छे से समझ रहा था, वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। चैप्टर 76 एनिवर्सरी। पाखी और अरुण दोनों ऑफिस न जाकर घर आ गए थे। आज पाखी ने अरुण की पॉसेसिवनेस को फील किया था। पाखी खुद को बहुत लकी मान रही थी, उसे इतना प्यार करने वाला हस्बैंड जो मिला था। अरुण पाखी को पीछे से अपनी बाहू में भरते हुए कहता है, 2 दिन बाद पापा मम्मी की एनिवर्सरी है। पाखी खुश होते हुए अरुण की पकड़ से खुद को आजाद करते हुए कहती है, सच्ची? अरुण पाखी की एक्साइटमेंट को देखकर हाँ में अपनी पलकें झपकाता है। पाखी एक्साइटेड होते हुए अरुण से पूछती है, वैसे ये कौन सी एनिवर्सरी है उनकी? अरुण पाखी के कंधों पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, 30। पाखी अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, मम्मी पापा 30 साल से एक दूसरे साथ है, वाओ।
वो दोनों ऐसे ही बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ खुराना मेंशन में अर्पणा खुराना जिनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी, वो बेसुध सी अपने रूम की तरफ चली जा रही थी। माही अर्पणा को कई बार माँ कहकर आवाज देती है, पर वो उसे भी इग्नोर करते हुए चली जा रही थी। माही अपनी माँ का ऐसा बिहेवियर देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था, उसकी माँ को आखिर हुआ क्या है। तभी माही का फोन रिंग होता है। वो फोन की डिस्प्ले पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो अपने रूम चली जाती है। अर्पणा जो बेशुद्ध चलते हुए अपने रूम में आ गई थी, वो महेंद्र के बराबर में सोफे पे बैठ जाती है। महेंद्र जो कि अपनी जिम्मेदारी अपने दोनों बेटों को सौंपकर अपने काम से रिटायरमेंट ले चुका था, वो अब घर पर ही रहता था और अपने सोशल वर्क पर ध्यान देता था। महेंद्र अर्पणा को ऐसे देखकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम तो पंडित जी से मिलने गई थी। अरुण की कुंडली लेकर अपने पति की बातें सुनकर अर्पणा अपने होश में आती है और कहती है, वहीं से आ रही हूं। अर्पणा के चेहरे के साथ साथ उसकी बातों में भी उदासी छाई हुई थी। महेंद्र उसे इतना परेशान देखकर पूछते हैं, क्या कहा उन्होंने। अर्पणा खुराना रो देना चाहती थी। वो खुद को संभालते हुए पंडित जी की सारी बातें महेंद्र को बताने लगती है। पंडित जी ने पाखी और अरुण की कुंडली को देखकर उन दोनों की कुंडलियां एक दूसरे से मैच हो गई थी, पर उन दोनों का जीवन इतना आसान नहीं था। उन दोनों की लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम आने वाले थे, जिसे उन दोनों को उनका सामना मिलकर करना था। जिंदगी के कई ऐसे उतार चढ़ाव थे जिनका सामना पाखी अरुण को करना था। उनकी जिंदगी आसान नहीं थी, जितनी नॉर्मल और लोगों की होती है। प्रॉब्लम तो सभी की लाइफ में होती है, किसी की में ज्यादा किसी के में कम, पर अरुण और पाखी की लाइफ आने वाली परेशानियां ज्यादा थी। अर्पणा इसी बात से दुखी थी। इतनी परेशानी सिर्फ उसके बच्चे की ही लाइफ में क्यों। महेंद्र अर्पणा की सारी बातें सुनने के बाद उसे समझाते हुए कहते हैं, तुम्हें तो पता ही है दोनों की शादी किन हालातों में हुई, फिर भी आज देखो दोनों साथ है। आगे भी ऐसे ही एक दूसरे का साथ निभाते हुए वो अपनी लाइफ जी लेंगे। बस उन्हें तुम इस बारे में कुछ मत बताना और भरोसा रखो अपने बच्चों पर, वो कमजोर नहीं, स्ट्रांग है। वो अपनी खुशियों के लिए सभी प्रॉब्लम से फाइट कर लेंगे। इन्हीं सब में 2 दिन बीत गए थे। इन 2 दिनों में अरुण और ऋषभ एक दूसरे के और अच्छे से जानने लगे थे और उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो वहीं आरव भी इन 2 दिनों में रितिका को ढूंढने में नाकाम रहा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, वो रितिका को सबक सिखाना चाहता था। मिस्टर और मिसेज खुराना की 30वीं एनिवर्सरी पार्टी में उन्होंने बहुत कम लोगों को इनवाइट किया था। जो इनवाइटेड थे वो सभी रिलेशन वाले या क्लोज फ्रेंड थे। अरुण को ऋषभ एक अच्छा इंसान लगने लगा था, वो उसके क्लोज भी आ गया था, इसलिए अरुण ने ऋषभ को भी एनिवर्सरी पार्टी में इनवाइट किया था। मॉर्निंग में तो सभी ने मिस्टर और मिसेज खुराना को फ्लावर बुके देकर कर विश कर दिया था। सब अब शाम होने का इंतजार कर रहे थे। पार्टी इवनिंग में स्टार्ट होने वाली थी। पाखी जो सुबह ही खुराना मेंशन आ गई थी, आते ही उसने पार्टी की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। माही पाखी की हेल्प कर रही थी। पाखी ने शेफ के साथ मिलकर खाने का मेन्यू डिसाइड कर लिया था। उसने वहां डेकोरेशन कर रहे लोगों के साथ वो खुद भी काम में जुट गई थी और उन्हें गाइड करते हुए मेंशन को डेकोरेट करवा रही थी। अर्पणा ने जब पाखी को इतना काम करते देखा तो उसे अपने बेटे की पसंद पर प्राउड फील होने लगा था। उन्हें इस बात का भरोसा हो गया था कि पाखी उनके बेटे के लिए सही लड़की है और वो दोनों एक साथ अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को फेस कर आगे बढ़ते रहेंगे। दूसरी तरफ मल्होत्रा हाउस में रितिका अपने रूम इधर से उधर चक्कर काट रही थी। वो इन 2 दिनों में आरव को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाई थी। रितिका खुद पर गुस्सा करते हुए कहती है, ये कनखजूरा मुझसे मिला ही क्यों, अगली बार मिलेगा तो इसकी जान ही ले लूंगी मैं। रितिका खुद से ही ये सब कहे जा रही थी कि तभी ऋषभ उसके रूम में आता है। रितिका को टेंस देखकर ऋषभ उससे पूछता है, क्या हुआ, तू 2 दिनों से कॉलेज भी नहीं जा रही, कुछ प्रॉब्लम है। रितिका खुद को नॉर्मल करते हुए कहती है, नहीं भाई, बस थोड़ा हेडेक था। ऋषभ फिक्र जताते हुए कहता है, क्या अब तू ठीक है। रितिका, हाँ भाई, नाउ आई एम फाइन। ऋषभ, आज रात में एक पार्टी में जा रहा हूं, तू चलेगी साथ। अपने भाई की बातें सुनकर रितिका अपने मन में ही सोचते हुए कहती है, हाँ ये सही है, भाई के साथ पार्टी में जाऊंगी तो उस कनखजुरे के टॉर्चर से थोड़ा रिलीफ भी मिलेगा। रितिका जल्दी से कहती है, ओके भाई। काव्या को भी अरुण ने पार्टी में इनवाइट किया था, पर वो रोहित के साथ आ रही थी उसकी पार्टनर बनकर। जब काव्या ने रोहित के प्यार को एक्सेप्ट कर लिया तो रोहित ने अपने घर वालों को काव्या के बारे में बताने में देर नहीं की। उसके घर वालों ने काव्या को एक्सेप्ट कर लिया था। अब काव्या के घर वालों की परमिशन की जरूरत थी। पार्टी में तो इशिता भी इन्वाइटेड थी, एज अ गेस्ट। अरुण के दोस्त कुणाल, राज, वो दोनों भी आने वाले थे। तारांकन चैप्टर 77 एंगेजमेंट। पार्टी में लगभग सभी गेस्ट आ गए थे। कुछ गेस्ट ऐसे थे जिनका आना अभी बाकी था। खुरानाज की पार्टी उनकी तरह ही शानदार थी।
खुरानाज का रुतबा और ओरा उस शानदार पार्टी की पहचान थी। सभी लोग पार्टी की तारीफ कर रहे थे। एवरीथिंग इज वेल सेटल्ड एंड परफेक्ट था। मिसेज खुराना ने कुछ डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट को मेंशन में ही बुलाया था, पाखी और माही को रेडी करने के लिए। आज की पार्टी पाखी और अरुण के लिए भी थी। ये उन दोनों के लिए एक सरप्राइज था जिसे मिस्टर और मिसेज खुराना उन दोनों को देने वाले थे। उन्हें छोड़कर कोई भी ये नहीं जानता था। पाखी और माही रेडी हो रही थी। अर्पणा रेडी होने के बाद उन दोनों को देखने आती है। अर्पणा पाखी और माही को देखते हुए कहती है, बहुत प्यारी लग रही हो तुम दोनों। पाखी ने वाइन कॉलर का गाउन पहना था और उसका मेकअप बहुत लाइट था। पाखी उस आउटफिट में बला की खूबसूरत लग रही थी। माही भी बेबी पिंक कॉलर के गाउन में बहुत प्यारी लग रही थी, बिल्कुल डोल जैसी। अर्पणा के जाने बाद माही पाखी से मजाकिया अंदाज में कहती है, भाभी थोड़ा संभल के कहीं भाई आज आपको गायब ना कर दे पार्टी से। दूसरी ओर अरुण और आरव भी रेडी हो गए थे। आरव जिसके मन में अभी भी रितिका के लिए गुस्सा भरा था, तो वही अरुण पाखी को देखने के लिए तरस रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर पाखी है कहाँ। पाखी को अरुण सब जगह ढूंढ चुका था पर उसे पाखी कहीं नहीं दिख रही थी। रोहित काव्या के साथ पार्टी में आ गया था और उसकी नजरें अरुण को ढूंढ रही थी। रोहित अपना फोन निकालकर अरुण को कॉल करने ही वाला था कि तभी उसे स्टेयर्स से उतरते हुए अरुण दिखता है। अरुण रोहित के पास आता है और उसे हक करता है। अरुण काव्या की तारीफ करते हुए कहता है, क्या बात काव्या, आज तो आप। रोहित अरुण के मुंह पर हाथ रखकर उसे आगे कुछ भी बोलने से रोक देता है और अरुण को टॉन्ट मारते हुए कहता है, तू पाखी पर ध्यान देना, इसे तो मेरे लिए छोड़ दे, मैं हूं इसकी तारीफ करने के लिए। अरुण जानबूझकर रोहित को जेलस फील करने के लिए वो सब कह रहा था और वही हुआ जो उसने सोचा था। अरुण और रोहित बात कर रहे थे कि तभी ऋषभ ऋतिका रिवान के साथ हाथ में एक बहुत प्यारा फ्लावर बुके और गिफ्ट लिए हॉल में इधर उधर अरुण को ढूंढ रहा था। अरुण जो रोहित से बातें कर रहा था उसकी नज़र ऋषभ पर पड़ती है। अरुण रोहित और काव्या को बातें करता छोड़कर ऋषभ के पास चला जाता है। ऋषभ और अरुण दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। वो दोनों कुछ देर ऐसे ही बातें करने लगते हैं। तभी मिस्टर और मिसेज खुराना पार्टी में एक साथ आते हैं। सभी उन्हें देखकर उनके पास जाते हैं और उन्हें विश करते हैं। तभी मिस्टर खुराना हाथ में माइक लिए अनाउंसमेंट करते हैं। वो सभी को उनकी खुशी में शामिल होने के लिए उनका शुक्रिया करते हैं और आगे कहते हैं, आज हमारी एनिवर्सरी के साथ साथ हमारे बड़े बेटे की एंगेजमेंट भी है। ये अनाउंसमेंट सुनते ही पार्टी में जैसे आग लग जाती है। वो सब आपस में बातें करने लगते हैं। वो सभी सरप्राइज हो गए थे, यहाँ तक कि अरुण खुद सरप्राइज हो गया था। अपने पापा की बातें सुनकर अरुण के चेहरे पर खुशी और हैरानी के मिले जुले भाव थे। आरव और रोहित अरुण के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो। इधर ऋषभ को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वही इशिता जो अपने पापा के साथ पार्टी में आ गई थी। ये अनाउंसमेंट सुनकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। वो अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लेती है और खुद को काम करने की कोशिश करती है। जैसा कि मिसेज खुराना ने पार्टी में आने से पहले माही को समझाया था, माही उनके कहनुसार अनाउंसमेंट होते ही पाखी को लेकर पार्टी में आ जाती है। पाखी के पार्टी में आते ही उस पर लाइट पड़ती है, जिससे पाखी सबके बीच हाईलाइट हो रही थी। पाखी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि पार्टी में किसी की भी नज़र उससे हट नहीं रही थी। अब तक जो सब लोग बातें कर रहे थे, आखिर कौन है वो लड़की जो खुराना परिवार की बहू बनने जा रही है। सब इस टॉपिक पर तरह तरह के कमेंट कर रहे थे। पाखी को देखकर उन सभी लोगों के मुंह बंद हो गए थे। वो सब पाखी के चांद जैसे चेहरे को चकाचौंध में सब भूल गए थे। अरुण जो पाखी को एकटक निहारे जा रहा था, उसकी आंखें तो पलके झपकाना भूल ही गई थी। उसके कदम अपने आप ही पाखी की तरफ बढ़ गए थे। अरुण इस वक्त खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझ रहा था। पाखी के नजदीक जाते हुए अरुण का दिल जोरों से धड़क रहा था, मानो अभी उसका दिल उसके सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। किसी और का भी दिल अरुण की तरह ही पाखी को देखकर धड़क रहा था, और वो था लोगों की भीड़ में पीछे खड़ा ऋषभ। ऋषभ भी बिना पल के झपकाए पाखी को बस देखे जा रहा था। रिवान जिसके नजरें ऋषभ पर थी, वो उसके दिल का हाल अच्छे से समझ रहा था। रिवान ऋषभ के कंधे पर हाथ रखता है तो ऋषभ का ध्यान टूटता है। ऋतिका जिसे खुराना मेंशन बहुत पसंद आया था, वो आते वक्त मेंशन को बाहर से तो देख चुकी थी, अब पार्टी में घूमते हुए मेंशन को अच्छे से अंदर से देख रही थी। जब मिस्टर खुराना ने अनाउंसमेंट स्टार्ट की तो ऋतिका अपने भाई को ढूंढते हुए उसके पास आने लगी और तभी उसकी नज़र पाखी पर रुक गई। ऋतिका जो पाखी को जानती थी कि ये वही लड़की है जिससे उसका भाई पिछले 5 सालों से प्यार करता आ रहा है। आज उस लड़की की किसी और से एंगेजमेंट हो रही थी। ऋतिका ऋषभ के पास आकर उससे कुछ कहने ही वाली थी कि ऋषभ उसे बीच में ही रोकते हुए कहता है, मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो, पर अब उसका कोई फायदा नहीं। जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि इसी में उसकी खुशी है।
ऋतिका, पर भाई, एक बार फिर ऋषभ उसे बीच में ही टोक देता है, कुछ नहीं, इस बारे में तुम अब कभी कोई बात नहीं करोगी। ऋतिका अपने भाई को कंफ्यूज होते हुए देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था उसका भाई अपने पहले प्यार को ऐसे जाने कैसे दे सकता है। ऋतिका जो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी, वो काउंटर पर जाकर सॉफ्ट ड्रिंक पीने लगती है। अरुण और पाखी दोनों एक साथ खड़े थे, जहां एक तरफ उनके चाहने वाले उन दोनों के लिए खुश हो रहे थे तो वहीं इशिता के दिल में आग लग रही थी। उसका बस चलता तो वो अभी के अभी पाखी को जान से मार डालती। रोहित, काव्या, आरव, माही सब लोग आगे खड़े थे और पाखी और अरुण को एक दूसरे को रिंग पहनाते हुए देखकर क्लैपिंग कर रहे थे। तो वही ये नजारा देखकर ऋषभ का दिल जहां टूट गया था, दिल तो इशिता का भी टूटा था। इशिता ने अपने हाथ में पकड़ा वाइन का ग्लास उसके हाथ के प्रेशर पड़ने से टूटने ही वाला था कि तभी मिस्टर मेहरा इशिता को साइड हक करते हुए उसे शांत रखने की कोशिश कर रहे थे। रिंग एक्सचेंज होने के बाद सभी एक साथ तालियां बजाते हुए उन्हें विश कर रहे थे। पाखी और अरुण को मिस्टर और मिसिज खुराना का सरप्राइज तो मिल गया था और वो दोनों ही इस सरप्राइज से बहुत खुश थे। उनकी रिंग एक्सचेंज होने के बाद अर्पणा और महेंद्र खुराना दोनों अपनी 30वीं सालगिरह का केक कट करते हैं। उनके केक कट करते ही एक बार फिर पार्टी में तालियों की आवाज गूंजने लगती है और सभी उन्हें बधाइयां देने लगते हैं। चैप्टर 78, आरव और रीतिका को लड़ाई। अरुण और पाखी की एंगेजमेंट के बाद उन दोनों को सब उनके पास आकर उन्हें पर्सनली विश कर रहे थे। इशिता भी हाथ में फ्लावर बुके लेकर अरुण और पाखी के पास आती है। अरुण इशिता को पूरे 2 महीने बाद देख रहा था। अरुण इशिता को देखकर मन ही मन कहता है, आई होप इस बार जो हुआ वो तुमने नहीं किया है, क्योंकि अगर वो तुमने किया होगा तो मैं तुम्हें इस बार छोड़ूंगा नहीं। इशिता सरकास्टिक स्माइल करते हुए दोनों को विश करती है और अरुण को साइड से हक करती है। वो उन दोनों को देखकर मन ही मन खुद से कहती है, मना लो जितनी खुशियां तुम्हें मनानी है, तुम्हारी बर्बादी तो मैंने अपने हाथों से लिखी है। इशिता उनके पास ज्यादा देर तक नहीं रुकती और वहां से चली जाती है। ऋषभ भी रिवान के साथ अरुण और पाखी को विश करने उनके पास आता है। ऋषभ विश करते हुए पाखी के हाथ में बुके पकड़ाते हुए कहता है, आपकी सरप्राइज एंगेजमेंट ने तो सभी को सरप्राइज कर दिया। फिलहाल तो मेरे पास आप दोनों को देने के लिए कोई गिफ्ट नहीं है, आपको इसी बुके से काम चलाना होगा। ऋषभ की बातों पर रिवान मन ही कान कहता है, इससे बड़ा क्या गिफ्ट होगा, अपना प्यार ही दे दिया। अरुण ऋषभ की बातों पर उसे हक करते हुए कहता है, ये भी नहीं लाते तो भी चलता, आप आ गए काफी है। अरुण जो अभी ऋषभ के गेल लगा ही हुआ था कि तभी उसे सामने से राज और कुणाल आते हुए दिखते हैं, जो अरुण को देखकर अपना हाथ हवा में वेव कर रहे थे। अरुण ऋषभ से दूर होता है कि तभी कुणाल ऋषभ के गले लगते हुए कहता है, अगर आज नहीं आता तो पता भी नहीं चलता तेरी एंगेजमेंट हो गई है। कुणाल के बाद राज अरुण के गले लगते हुए उसके कान में कहता है, फाइनली तू इशिता के कैद से आजाद हो गया। अरुण राज की बातों पर उसे स्माइल करते हुए देखता है। अरुण पाखी को कुणाल और राज से इंट्रोड्यूस करवाता है। राज और कुणाल पाखी की तारीफ करते हुए कहते हैं, लुकिंग सो ब्यूटीफुल भाभी। पाखी उनके कॉम्प्लीमेंट पर उन्हें थैंक्स कहती है। कुणाल अरुण के कानों में धीरे से कहता है, तेरी तो निकल पड़ी, तू तो स्वर्ग से अपसरा ले आया है। अरुण कुणाल की बातों पर उसे घूर कर देखता है। कुणाल अरुण के देखने से समझ जाता है कि वो उसकी बातों से चिढ़ गया है। वो अरुण की नजरों से बचते हुए इधर उधर देखने लगता है। कुणाल की आंखें ऋषभ पर जाकर रुकती है। कुणाल चौंकते हुए कहता है, तू यहाँ क्या कर रहा है? ऋषभ जो रिवान से बातें कर रहा था, कुणाल की आवाज सुनकर उसकी तरफ देखता है। हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव से ऋषभ कुणाल के गले लगते हुए कहता है, तू यहाँ क्या कर रहा है? कुणाल अरुण की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अरुण मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं तो अब दिल्ली में शिफ्ट हो गया हूँ। अच्छा हुआ आज मैं पार्टी में आ गया, पुराने दोस्तों से मुलाकात हो गई। कुणाल अरुण के कंधे पर हाथ रखते हुए आगे कहता है, और कुछ लोगों की चोरी भी पकड़ी गई। अरुण कुणाल को घूर कर देखता है। कुणाल रिवान को देखकर कहता है, तू भी यहाँ है? रिवान कुणाल के गले लगते हुए कहता है, और कहाँ रहूंगा मैं जहाँ ऋषभ वहां में। राज जो चुपचाप खड़ा सब देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। वो कुणाल और अरुण को देखते हुए कहता है, ये लोग कौन है और तुम दोनों इन्हें कैसे जानते हो? राज की बातों पर अरुण कहता है, ये मेरे बिजनेस पार्टनर है, एक हफ्ते पहले ही हम एक दूसरे से मिले हैं। एक प्रोजेक्ट है जिस पर हम दोनों साथ काम कर रहे हैं। अरुण की बातें सुनने के बाद राज कुणाल की तरफ देखता है, मानो कह रहा हो अब आपकी बारी है। कुणाल राज के ऐसे देखने पर पहले तो उसे हंसी आती है, फिर वो अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहता है, ऋषभ और रिवान मेरे स्कूल फ्रेंड है और मेरी तरह ये भी लखनऊ से ही है, फर्क इतना है मैं भी आज 5 साल बाद इससे मिल रहा। कुणाल की बातों पर राज हैरान होते हुए कहता है,
तुझे तेरे स्कूल फ्रेंड अभी तक याद है? मेरे स्कूल फ्रेंड दुनिया के किस कोने में है मैं तो ये भी नहीं जानता। राज की बातें सुनकर सब हंसने लगते हैं। पाखी, कुणाल और राज के आने पर अरुण को उसके दोस्तों के साथ छोड़कर काव्या के पास चली जाती है। काव्या जो माही से बातें कर रही थी। पाखी के अजाने से वो तीनों हॉल के एक कोने में अपना ग्रुप बनाकर बातें कर रही थी। रोहित काव्या के ऐसे अकेले छोड़ जाने पर वो अरुण को ढूंढते ढूंढते लड़कों की टोली के पास पहुंच जाता है, जहां वो सब खड़े बातें कर रहे थे। रोहित सबको एक साथ देखकर सरप्राइज हो गया था। वो सभी मजे से बातें कर रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बरसों के बिछड़े यार सभी आज मिले हो। अब वो लड़कों की टोली लड़कों की गैंग बन गई थी, पर अभी भी उस गैंग में कुछ लोगों का ऐड होना बाकी था। एक तरफ जहां पाखी, काव्या और माही अपनी बातों में लगे थे, तो वहीं दूसरी तरफ रितिका जो काउंटर पर खड़ी सॉफ्ट ड्रिंक पिए जा रही थी। रितिका अपनी ड्रिंक का ग्लास काउंटर पर रखकर अपने बराबर में खड़ी लड़की से बातें करने लगती है। आरव, जिसने अपने दोस्तों को पार्टी में इनवाइट नहीं किया था क्योंकि उसके सभी दोस्त आउट ऑफ इंडिया थे, वो पार्टी में खुद को लोनली फील कर रहा था। वो फोन यूज करते हुए काउंटर के पास आता है और अपने फोन में ही देखते हुए ड्रिंक का ग्लास उठाकर पीने लगता है। रितिका जब टर्न होती है अपना ग्लास लेने के लिए, तो अपने सामने आरव को देखकर जोर से कहती है, तू यहाँ भी? आरव रितिका की आवाज सुनकर एंग्री होते हुए कहता है, फाइनली तुम मुझे मिल गई, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। काउंटर के पास खड़े लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को उंगली दिखाते हुए आर्गुमेंट कर रहे थे। काउंटर के लेफ्ट साइड अरुण अपनी मंडली के साथ खड़ा बातें कर रहा था। काउंटर के राइट साइड पाखी, काव्या और माही बातें कर रही थी। उन दोनों की आर्ग्यूमेंट की आवाज सुनकर उन लोगों का भी ध्यान काउंटर की तरफ जाता है। जैसे ही वो लोग काउंटर की तरफ देखते हैं तो ऋषभ के मुंह से निकलता है, ओ गॉड, ये यहाँ भी शुरू हो गई। ऋषभ की बात सुनकर सब ऋषभ को देखते हैं। आरव की पीठ जो अरुण की साइड थी, तो वही पाखी और माही ने आरव को झगड़ा करते हुए देख लिया था। माही अपने भाई को आर्ग्यूमेंट करता देख कहती है, ये भाई एक लड़की से क्यों लड़ रहे हैं? वो सभी तेज कदमों से काउंटर के पास जाते हैं। एक तरफ से अरुण, रोहित और बाकी सब आरव को कमर से पकड़कर पीछे कर रहे थे, तो दूसरी तरफ से पाखी, माही, काव्या और उनका साथ दे रहा ऋषभ भी रितिका को पकड़ पीछे कर रहा था। पीछे खींचने की वजह से उनके बीच थोड़ी दूरी बन गई थी। रितिका के हाथ हवा में लहरा रहे थे। वो कैट पोजीशन में थी, जैसे एक बिल्ली किसी पर झपटने के लिए अपने पंजों से हमला करती है। ठीक रितिका के भी हाथ उसी तरह हवा में लहरा रहे थे। अगर रितिका उन लोगों की पकड़ से आजाद हो पाती तो शायद वो आज आरव का मुंह कान बाल सब नोच लेती। टीयर्स ऑफ जॉय। पार्टी में लोगों का एंटरटेनमेंट इस तरह होगा किसी ने सोचा नहीं था। अरुण को समझ नहीं आ रहा था, उसका भाई जो लड़कियों से फ्लर्ट करने में लगा रहता है, आज वो एक लड़की से लड़ कैसे सकता था। चैप्टर 79 सॉरी। पार्टी में लोगों का एंटरटेनमेंट कुछ इस तरह होगा ये किसी ने सोचा नहीं था। जब सबने मिलकर दोनों को अलग कर दिया था, तो दोनों दूर खड़े एक दूसरे पर अपनी तीखी तेज तरार नजरों से ही वार कर रहे थे। अरुण अपने भाई से कहता है, आरव, ये क्या बदतमीजी है, तुम एक लड़की के साथ कैसे लड़ सकते हो? आरव गुस्से से कहता है, भाई ये लड़की नहीं आफत है, आफत ये पिछले कुछ दिनों से इस लड़की ने मुझे टॉर्चर कर रखा है। जब भी मिलती है लड़ती है, ऊपर से अपने भाई की धमकी भी देती है। ऋषभ भी रितिका से सवाल करता है, ये क्या कर रही थी अभी तू? रितिका गुस्से से कहती है, भाई आपने देखा नहीं वो कनखजूरा कैसे लड़ रहा था मुझसे? आरव के लिए कनखजूरा वर्ड सुनकर माही, पाखी और काव्या हंसने लगती है, तो वही आरव चीर जाता है। ऋषभ अपनी बहन को समझाते हुए कहता है, रितिका, हम पार्टी में आए हैं, यहां आकर लड़ाई करना क्या अच्छी बात है? रितिका गुस्से से अपने भाई से कहती है, भाई आप मेरे भाई हो या उसके? ऋषभ रितिका की बातों पर मुंह बनाते हुए धीरे से खुद से ही कहता है, भाई तो मैं तेरा ही हूँ, इसलिए तो तुझे अच्छे से जानता हूँ। किसी के पीछे एक बार तू पड़ जाए तो बस पड़ जाती है। किस्मत तो बेचारे उस लड़के की खराब है जो तेरे रास्ते में आया। आरव को अरुण, रोहित, कुणाल, राज वो चारों उसे समझा रहे थे, पर आरव पर तो जैसे उनकी बातों का असर ही नहीं हो रहा था। वो रितिका को घूर कर देखता है और उसके पास जाकर कहता है, बहुत भाई भाई करती हो ना तुम, बुलाओ अपने भाई को, आज मेरा भी भाई मेरे साथ है। आरव की बातें सुनकर अरुण और ऋषभ एक दूसरे को देख रहे थे। इस वक्त वहां मौजूद सभी लोगों को ऐसा लग रहा था स्कूल के दो बच्चे आपस के लड़ने के बाद एक दूसरे को अपनी फैमिली की धमकी देते हैं। ठीक वैसे ही आरव और रितिका दोनों भी स्कूल के बच्चों जैसी हरकतें कर रहे थे। ऋषभ और अरुण दोनों एक दूसरे को देखते हैं और आंखों से इशारा करते हैं। वो दोनों आरव और रितिका से कहते हैं, सॉरी बोलो। दोनों एक दूसरे को उनकी बातें सुनकर आरव और रितिका दोनों एक साथ कहते हैं, कभी नहीं। दोनों की टाइमिंग बिल्कुल सेम थी। ये देखकर वहां खड़े सभी लोग उन दोनों को आंखें फाड़े देख रहे थे।
अरुण और ऋषभ के समझाने पर दोनों मान जाते हैं। एक दूसरे के सामने आते हुए एक दूसरे की आंखों के देखते हुए अपना अपना एटीट्यूड दिखाते हुए सॉरी कहते हैं। उनकी सॉरी सुनकर वहां खड़े सभी लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों सॉरी बोलकर उन सभी पर एहसान कर रहे हो। माही जल्दी से रितिका के पास आती है और कहती है, आपने तो कमाल कर दिया, आपने मेरे भाई को कनखजूरा कहा। वाह! माही की बड़ी बड़ी आंखें और उसके चेहरे की खुशी देखकर पाखी और काव्या दोनों एक दूसरे को देखते हैं। काव्या धीरे से पाखी के कान में कहती है, तेरी नंद तो अपने भाई की बुराई सुनकर ऐसे खुश हो रही है जैसे किसी ने उसके भाई की तारीफ की हो। तभी माही आगे कहती है, आपने अच्छा सबक सिखाया मेरे भाई को, अब पता चला होगा भाई को गर्ल्स से ज्यादा उलझते नहीं है। माही की बातों पर रितिका उसे ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई पागल हो। इस इंसिडेंट के बाद रितिका जो पार्टी में अकेले बोर हो रही थी, अब ऐसा नहीं था। अब उससे कंपनी के लिए पाखी, माही और काव्या मिल गई थी। जहां एक तरफ लड़कियों की भी गैंग बन गई थी तो वही दूसरी तरफ लड़कों की गैंग थी जो अपनी बातों में ऐसे खोए हुए थे मानो आज ये उनके मिलने का आखिरी दिन हो। आज के बाद वो दोबारा फिर नहीं मिलने वाले। कुणाल का फोन आने पर वो अरुण को बाय बोलकर राज के साथ चला जाता है। मिस्टर और मिसेज खुराना जो अपने बिजनेस पार्टनर और रिलेटिव से मिल रहे थे, तभी उनके पास अनुराग आता है। अनुराग के दिल में बेहद नफरत और गुस्सा भरा हुआ था महेंद्र के लिए। अनुराग ने जो खुली आंखों से सपना देखा था उसकी बेटी इशिता खुराना परिवार की बड़ी बाहर बनेगी, उसका वो सपना अब टूट चुका था और यही बात अनुराग मेहरा के दिल में कांटे की तरह चुभ रही थी। वो अपने दिल की नफरत दिल में ही दबाए होठों से नकली हंसी हंसते हुए अर्पणा और महेंद्र को उनकी 30वीं शादी की सालगिरह पर बधाई दे रहे थे। उन्हें विश करने के बाद अनुराग वहां से चले जाना चाहते थे, पर इशिता वो वहां और रुकना चाहती थी, इसलिए वो अपने डेट को पार्टी से जाने के लिए मना कर देती है। खुराना मेंशन के सर्वेंट जो सभी को खाना सर्व कर रहे थे, एक सर्वेंट अरुण के पास आता है और उससे पूछता है, सर क्या हम आप लोगों के लिए खाना सर्व करें? अरुण हाँ कहता है और सभी का खाना एक साथ लगाने के लिए कहता है। वो सर्वेंट अरुण के कहे अनुसार ही एक बड़ी सी टेबल पर सबके खाना सर्व करता है। वो टेबल राउंड शेप की थी जिसके चारों ओर चेयर लगी थी। वो सभी एक साथ खाना खाने बैठते हैं। पाखी के सामने अरुण और ऋषभ बैठे थे और काव्या के सामने रोहित के बराबर में रिवान बैठा था। रिवान के ठीक सामने माही बैठी थी। रिवान ने जब माही को देखा तो रह रहकर उसकी नजरें बार बार माही को ही देख रही थी। एक दूसरे की नफरत में डूबे दो लोग भी आमने सामने बैठे थे और ये दो लोग आरव और रितिका थे। जब काव्या ने रिवान को देखा तो वो उसे कुछ जाना पहचाना लगा। काव्या की नजरें अब रोहित से हटकर रिवान पर थी, जिसे रोहित ने भी नोटिस कर लिया था। रोहित काव्या को घूरते हुए मन ही मन खुद से कहता है, ये जंगली बिल्ली गर्लफ्रेंड मेरी है और देख किसी और को रही है। एक बार यहां से निकलो फिर बताता हूं तुम्हें। काव्या सिंह। चैप्टर 80 फुट फाइट। काव्या की नजरें बार बार रिवान पर जा रही थी। उसे वो जाना पहचाना लग रहा था, तो वहीं रोहित जो काव्या को ही देख रहा था, उसे अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था। रोहित की जेलौसी उसकी आंखों से दिख रही थी। रोहित जो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वो काव्या को घूरते हुए डाइनिंग टेबल के नीचे से उसके पैरों पर अपने पैर से हल्का सा टैप करता है। रोहित जो ये सोचकर कि जिस पैर पर उसने अपने पैर से टैप किया है वो पैर काव्या का है, क्योंकि काव्या उसके सामने बैठी थी, तो वही काव्या अपने पैरों को पीछे किए बैठी थी। जिस पैर पर रोहित ने टैप किया था वो पैर काव्या का नहीं बल्कि रितिका का था। रितिका को जब एहसास हुआ कि उसके पैर पर किसी ने मारा है, वो अपने सामने बैठे आरव को घूर कर देखती है। रितिका को लगा शायद आरव ने उसे मारा है। रितिका गुस्से से आरव को घूरते हुए टेबल के नीचे से ही अपने पैर आगे बढ़ाकर वो आरव के पैर पर मारती है, पर वो जिस पैर पर मारती है वो पैर अरुण का होता है। अरुण पाखी की तरफ देखता है। अरुण को लगा शायद पाखी उससे कुछ कहना चाह रही है, इसलिए उसने ऐसा किया है। अरुण पाखी को अपनी प्यार भरी आंखों से देखने लगता है। पाखी अरुण की तरफ देखती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, अरुण उसे ऐसे क्यों देख रहा है। जब कुछ देर तक पाखी कुछ नहीं कहती तो अरुण पाखी के ही अंदाज में उसके पैर पर अपने पैर से टेप करता है, पर उसे कहाँ पता था कि जिस पैर को वो जितने प्यार से अपने पैरों से टच कर रहा है वो पाखी का नहीं काव्या का है। रोहित जो अभी भी काव्या को घूर रहा था, काव्या रोहित को देखकर समझती है ये उसने ही किया है। काव्या को लगता है रोहित उसे छेड़ रहा है। वो मुस्कुराते हुए अपने पैर से रोहित के पैर पर हल्का सा टेप करती है, पर काव्या भी बाकी सबकी तरह वही गलती कर बैठती है जिसे वो रोहित का पैर समझ रही थी। वो ऋषभ का पैर था। ऋषभ को जैसे ही ये एहसास हुआ कि उसके पैर को किसी के पैर ने छुआ है तो वो सकपका जाता है। वो सामने देखता है तो उसे सामने पाखी दिखती है जो मुस्कुराकर अरुण को देख रही थी।
ऋषभ जो अरुण के बराबर में बैठा था उसे लगता है जैसे पाखी उसे ही देख रही हो। वो पाखी के उस मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर ऑकवर्ड फील करने लगता है। वो जल्दी से अपनी नजरें पाखी से हटाकर इधर उधर देखने लगता है। ऋषभ मन ही मन सोचता है कि पाखी ने ये क्यों किया। ऋषभ जिसे पाखी का ये बिहेवियर थोड़ा अजीब लग रहा था, वो अपने पैर पिच खींच लेता है। तो वहीं काव्या रोहित का कोई रिस्पॉन्स न मिलते देखकर एक बार फिर उसके पैर पर अपने पैर से टैप करती है। बट इस बार भी काव्या का रॉन्ग नंबर ही लगता है। उसने जिस पैर पर मारा था वो रिवान का पैर था। रिवान जो ये होते ही चौंक गया था, उसकी नजरें माही से टकरा जाती है। रिवान को लगा शायद माही ने उसके पैर पर अपने पैर से टैप किया है। वो इसे माही का ग्रीन सिग्नल समझता है। रिवान खुश होते हुए वो भी अपने पैर से माही के पैर पर टैप करता है, पर वो पैर माही का न होकर रितिका का था। ये होते ही रितिका का गुस्सा एक बार फिर उस पर हावी हो जाता है। रितिका सोचती है, ये लड़का कितना बदतमीज है, बार बार उसे ऐसे परेशान कर रहा है। और वो आरव को खा जाने वाली नजरों से देखते हुए जोर से आरव के पैर पर मारती है। आरव जो चुपचाप अपना खाना खा रहा था, रितिका के इतनी जोर से मारने पर उसकी चीख निकल जाती है। आरव की चीख सुनकर सब उसकी ओर देखने लगते हैं। रितिका जिसने हाई हील्स पहनी थी, वो इसका फायदा उठाते हुए आरव को रितिका ने अपनी उस पेंसिल हिल की नोक से मारा था। आरव अपने चेयर को थोड़ा पीछे खिसकाते हुए अपने उस पैर को देखने लगता है जिस पर अभी रितिका ने अपनी हिल से वार किया था। आरव के सूज पर हिल के निशान से गड्ढा हो गया था। आरव की चीख सुनकर सब उसकी ओर ही देख रहे थे, तो वही आरव अपना पैर पकड़े बैठा रितिका को घूर रहा था। अरुण ने आरव से कहा, क्या हुआ, तुम चीखे क्यों? कुछ नहीं भाई, बस एक नागिन ने डस लिया। आरव रितिका को घूरते हुए अरुण को रिप्लाई करता है। रितिका ने जब ये सुना कि आरव ने उसे नागिन कहा है तो वो गुस्से उठती है और दांत पीसते हुए कहती है, तुमने मुझे नागिन कहा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे नागिन कहने की? आरव, जब नागिन जैसे काम करोगी तो नागिन ही कहूंगा ना। वो दोनों एक बार फिर से लड़ने लगे थे। अरुण और ऋषभ दोनों को शांत करते हैं और पूछते हैं, किसने क्या किया? आरव गुस्से से कहता है, इस बेवकूफ लड़की ने मेरे पैर पर अपनी हिल से मारा। रितिका बीच में आरव को रोकते हुए कहती है, शुरुआत तुमने की थी। आरव इनकार करते हुए कहता है, मेरा दिमाग खराब है जो मैं तुमसे उलझूंगा। अब सभी को उन दोनों की बातें समझ आ रही थी। वो सभी लोग जिन्होंने उस पैर से मारने वाली लड़ाई में पार्टिसिपेट किया था, उन सभी के सर नीचे झुके थे। रोहित मन ही मन खुद से कहता है, ये क्या कर दिया मैंने? तो वहीं रिवान का दिल टूट गया था। वो जो अब तक उसे माही का इशारा समझ रहा था, वो पैर माही का था ही नहीं। ऋषभ भी अब तक समझ चुका था, वो पैर किसी और का ही था। भला पाखी क्यों उसे ऐसे ट्रीट करेगी? अब सबकी गलतफहमी दूर हो गई थी, पर ये सारे ख्याल उन सभी के मन में थे। सामने से आकर किसी ने कुछ नहीं कहा। चैप्टर 81 एंग्री आरव की रितिका। उन सभी को अपनी गलती का एहसास हो गया था, पर बोला किसी ने कुछ नहीं। वो लोग जो एक दूसरे से नजरें चुराए खड़े इधर उधर देख रहे थे, तो वही आरव और रितिका एक दूसरे को घूरकर देख रहे थे। वो सब वापस से बैठ जाते हैं। रितिका आरव को घूरते हुए वहां से चली जाती। रितिका को जाता देख आरव उसके पीछे पीछे चला जाता है। काव्या खुद को रोक नहीं पाती और रिवान को देखते हुए उसने कहा, क्या तुम रिवान जोशी हो? काव्या की बातें सुनकर सबकी नजरें काव्या पर आकर रुक गई थी। रोहित तो काव्या को ऐसे देख रहा था जैसे वो अभी उसे कच्चा खा जाएगा। रोहित काव्या को देखते हुए मन ही मन कहता है, अब तक तो ये बिल्ली इसे घूर रही थी और अब ये उससे जान पहचान बना रही है। पाखी, अरुण, ऋषभ वो तीनों भी कभी काव्या को देखते तो कभी रिवान को। रिवान ने काव्या की बातों का जवाब देता हुए कहा, हाँ मैं रिवान जोशी हूँ। रिवान और ऋषभ दोनों ही काव्या और पाखी को जानते थे, पर पाखी का उन्हें देखकर कोई रिस्पॉन्स न मिलने पर वो चुप ही थे। पर आज पार्टी में काव्या ने रिवान को पहचान लिया था। जब से काव्या ने रिवान को देखा था, उसे वो जाना पहचाना लग रहा था। वो बार बार याद करने की कोशिश कर रही थी कि उसने उसे कहाँ देखा है। रिवान के एक्सेप्ट करने पर कि वो रिवान जोशी है, काव्या को अब सब याद आ गया था। वो चाहते हुए कहती है, क्या तुम लखनऊ आर्ट फैकल्टी कॉलेज में थे? रिवान ने इसमें भी सहमति में अपनी गर्दन हिलाई। काव्या खुशी से पाखी की तरफ मुड़ती है और खुश होते हुए कहती है, पाखी, क्या तूने इन्हें पहचाना? पाखी को भी पहले रिवान को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने उसे कहीं देखा है, पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। काव्या और रिवान की बातें सुनकर उसे भी कुछ कुछ याद आ गया था। काव्या सबकी तरफ देखते हुए आगे कहती है, ये हमारे सीनियर थे। काव्या की बातों पर रोहित उसे अपनी आईब्रोज सिकुड़ कर देख रहा था। रोहित को अब और भी ज्यादा जेलसी फील हो रही थी। अगर रोहित का बस चलता तो वो काव्या को अभी के अभी वहां से गायब कर देता। रिवान टोंट मारते हुए कहता है, चलो किसी को तो याद है हम। रिवान की बातें पाखी को समझ आ गई थी।
वो समझ गई थी रिवान ने ये उसी के लिए कहा है। काव्या भी समझ गई थी। वो रिवान को एक्सप्लेन करते हुए कहती है, पाखी को तो बस अपनी स्टडी से ही मतलब था, वो कहाँ किसी पर ध्यान देती थी। शायद इसलिए वो तुम्हें पहचान नहीं पाए। रिवान जो ऋषभ के बराबर में ही बैठा था, काव्या ऋषभ की ओर इशारे करते हुए कहती है, क्या ये ऋषभ है? रिवान हाँ में सर हिलाता है। पाखी को अब बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसके दोनों सीनियर इतने दिनों से उसके साथ थे और वो उन्हें पहचान नहीं पाए। पाखी शर्म और गिल्ट से अपनी नजरें नीचे कर लेती है। काव्या पाखी को हिलाते हुए कहती है, पाखी तुमने इन्हें कैसे नहीं पहचाना? ये टॉपर थे हमारे कॉलेज के, इनके बाद तुम ही ने तो टॉप किया था। पाखी को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। पहले जो रोहित जेल्स हो रहा था, अब वो फीलिंग अरुण को भी आ रही थी। अरुण बकबक करती काव्या को ऐसे देख रहा था मानो कर हो, अगर तुम अब चुप नहीं हुई तो तुम्हें अंधेरे कमरे में कॉकरोच के साथ बंद कर दूंगा, फिर करती रहना कॉकरोच से जान पहचान। पाखी अपने होठों पर एक फीकी स्माइल लिए बैठी थी। काव्या का इतना बोलना आज पाखी को एम्ब्रेस्ड फील करवा रहा था। पाखी काव्या को चुप कराने के लिए बोलती है, आई एम सॉरी, हमने आप दोनों को नहीं पहचाना। एक्चुअली हमने सेमेस्टर के बीच में एडमिशन लिया था और एडमिशन लेने के कुछ हफ्तों के बाद ही आप लोगों की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। हमने आप लोगों के बारे में सुना था पर हमने आप लोगों को देखा नहीं था। एनुअल डे पर भी हम घर ही थे। पाखी की इतने सारी बातें सुनकर ऋषभ कहता है, इट्स ओके, हमने भी तुम्हें नहीं पहचाना। रिवान ऋषभ की बातें सुनकर उल्टी कर देना चाहता था। वो उसे देखते हुए मन ही मन कहता है, प्यार में लोग झूठ बोलना भी सीख जाते हैं, कम से कम मेरे सामने तो ये सब मत बोल। एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब तूने पाखी को याद ना किया हो। रिवान ये सब अपने मन में ही कहता है। रोहित और अरुण उस डिस्कशन को वही खत्म कर देना चाहते थे। वो एक दूसरे को देखते हैं और इशारे करते हैं। अरुण अपने बिजनेस की बातें करने लगता है, रोहित भी उसका साथ देने लगता है। काव्या को ऐसा लगा जैसे रोहित और अरुण ये जानबूझकर किया। वो आगे कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपना खाना खाने लगती है। इशिता जो वहीं से गुजर रही थी, वो उन लोगों की कन्वर्सेशन सुनकर रुक गई थी। इशिता ने उन लोगों की सारी बातें सुन ली थी। उसने नोटिस किया कि ऋषभ की नजरें पाखी को छुप छुप कर देख रही थी। इशिता ये देखकर शातिर तरीके से मुस्कुराती है और वहां से चली जाती है। तो वही दूसरी तरफ रितिका जो वॉशरूम जा रही थी कि तभी पीछे से एक हाथ आगे आता है और उसके मुंह को बंद कर उसे एक पिले के पीछे खींच लेता है। पिले के पीछे आरव रितिका के मुंह को अपने हाथ से कवर किए खड़ा था। वॉशरूम में जो लोग पहले से थे उनके जाने के बाद आरव रितिका को लेकर बाहर आता है और वहां से थोड़ी दूरी पर मौजूद एक रूम के पास ले जाकर उसे अंदर धक्का देकर खुद उस रूम को अंदर से क्लोज कर देता है। तब तक बेड पर गिरी रितिका भी उठकर आ जाती है और वो रूम को खोलने की कोशिश करने लगती है। तभी आरव उसके हाथ को पकड़ उसे वॉल से सटाते हुए कहता है, डोंट यू डेयर, बहुत हाथ पैर चलते हैं न तुम्हारे साथ में, जुबान भी बहुत चलती है। आज इनमें से एक को तो मैं शांत करके रहूंगा। रितिका को समझ नहीं आ रहा था आरव क्या कह रहा है। वो तो उसे घूरकर देखे जा रही थी, जैसे कह रही हो आज मैं भी तुमसे अपना हिसाब बराबर करके रहूंगी। आरव के होठों पर एक शातिर स्माइल आ जाती है। आरव स्माइल करते हुए कहता है, चलो उस रात के अधूरे काम को पूरा करते हैं। रितिका को कुछ समझ नहीं आता। वो चेहरे पर हैरानी लिए पूछती है, कौन सा काम? आरव अपने होठों को थोड़ा तिरछा कर स्माइल करते हुए कहता है, आज मैं तुमसे अपना बदला लेकर रहूंगा। तुम तब तक इस रूम से नहीं जा सकती जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता। रितिका आरव की बात सुनकर उसे धक्का देने की कोशिश करती है और उससे अपना हाथ छुड़ाने लगती है, पर आरव की पकड़ उसके हाथों पर और कसती चली जाती है। रितिका गुस्से में अपने निचले होठों को साइड से दांतों के बीच रख लेती है और आरव को घूरने लगती है। आरव रितिका की उन हरकतों से उसकी ओर अट्रैक्ट हो रहा था। उसके होठों को देखता है और फुर्ती से उसके होठों को अपने होठों से ब्लॉक कर देता है। आरव के होठ रितिका के होठों से मिलते ही उसकी रितिका के हाथों पर और कस गई थी। रितिका आरव को खुद से दूर करने की पूरी कोशिश कर रही थी पर वो नाकामयाब रही। रितिका के हाथों में अब दर्द होने लगा था। वो अब और स्ट्रगल नहीं कर पा रही थी। तो वही आरव उसके होठों को रुडली किस कर रहा था। उसने एक दो बार रितिका के होठों को बाइट भी किया था, जिससे रितिका को दर्द हो रहा था। आरव रितिका पर पूरी तरह से हावी हो गया था। जब आरव को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो वो उसको अपनी कैद से आजाद कर देता है। वो दोनों ही तेज तेज सांस ले रहे थे। दोनों का दिल जोरों से धड़क रहा था। आरव जो अपनी बढ़ी हुई सांसों को सामान्य करने की कोशिश कर रहा था कि तभी रितिका उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। रितिका के थप्पड़ मारते ही आरव एक बार फिर उसे पकड़ अपनी नजदीक लाया और उसके कांपते होठों को शांत कर दिया। थोड़ी देर बाद आरव रितिका से अलग होता है और कहता है, अब आगे से मुझसे मत उलझना। रितिका एक बार फिर आरव को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाती है। आरव रितिका का हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कहता है,
सोचना भी मत, तुम जितनी बार हाथ उठाओगी मैं हर बार ऐसे ही जवाब दूंगा। रितिका गुस्से से आरव को घूर कर देखती है और उससे अपना हाथ छुड़ाकर चली जाती है। रितिका के जाने के बाद आरव मिरर के सामने जाता है और खुद को मिरर में देखते हुए वो टिश्यू पेपर लेकर अपने होठों पर लगी रितिका की लिप लॉज को साफ कर देता है। वो कुछ देर तक ऐसे ही मिरर में खुद को देखता रहता है। रितिका आती है और ऋषभ से कहती है, भाई चलो। रितिका की बातें सुनकर सब उसे हैरानी से देख रहे थे। क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? ऋषभ रितिका से पूछता है। भाई सर में दर्द हो रहा है, घर चलते हैं ना? रितिका अपने सर हाथ लगाते हुए कहती है। ऋषभ सबसे बाय बोलता है और रितिका को लेकर रिवान के साथ चला जाता है। कुछ देर में पार्टी में आए सभी लोग चले गए थे। अरुण पाखी को अपने कमरे में ले आता है। चैप्टर 82 अरुण का प्यार और ऋषभ का एक्सीडेंट। रितिका अपने रूम में मिरर के सामने खड़ी अपने आप को मिरर में देख रही थी। उसके होठ ड्राई हो गए थे, जैसे किसी ने उसके होठों की नमी चुरा ली हो। रितिका अपने होठ को अपनी उंगलियों से छूते हुए कहती है, मैं तुम्हें कभी इसके लिए माफ नहीं करूंगी कनखजुए। वो गुस्से से अपनी मुट्ठी को कस लेती है तो वही अभी भी आरव उसी रूम में था जहां वो रितिका को लेकर आया था। आरव बेड पे अपनी आंखें बंद किए लेटा था। बार बार उसकी आंखों के सामने रितिका का चेहरा आ रहा था। आरव के क्लोज रितिका से पहले भी कई लड़कियां आई थी पर उसने कभी किसी को किस नहीं किया था। रितिका पहली ऐसी लड़की थी जिसे आरव ने किस किया था, वो भी जबरदस्ती। रितिका के लिप्स का टेस्ट अभी भी आरव के होठों पर था। वो उसे फील कर पा रहा था। आरव सोचता है, मैं तो उससे बदला लेने के लिए उसके करीब गया था, पर अब क्यों मुझे इतना अजीब फील हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने उसके साथ गलत किया है? मुझे उसके लिए बुरा क्यों लग रहा है? आरव के मन में एक तूफान उठा था जिससे वो अकेले ही लड़ रहा था। तो वही दूसरी तरफ अरुण पाखी को अपनी बाहों में लिए लेटा था। पाखी का सर अरुण के सीने पर था। पहली बार पाखी अरुण के साथ उसके रूम में थी। अरुण पाखी के सर को सहला रहा था। वो उसके सर को सहलाते हुए कहता है, पाखी क्या तुम सो गई? 2-3 बार अरुण के पूछने पर भी जब पाखी का रिप्लाई नहीं करती तो अरुण समझ जाता है वो गहर नींद में सो रही है। अरुण भी फिर पाखी को अपनी बाहों में कसकर भरते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह पाखी बेफिक्र अरुण की बाहों में सो रही थी। पाखी के बाल अरुण के चेहरे पर बिखरे हुए थे। पाखी जो कल रात जल्दी सो गई थी, वो अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है। पाखी देखती है उसने अरुण को कसकर पकड़ा हुआ था और उसके सीने पर सर रख सो रही थी। वो थोड़ा सा ऊपर उठती है और अपने बालों को साइड कर अरुण देखने लगती है। अरुण के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई मीठा सपना देख रहा हो। पाखी धीरे से झुकती है और अरुण के क्यूट लिप्स को अपने लिप्स से छू लेती है और जल्दी से उठने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि अरुण ने उसका हाथ पकड़ लिया है। वो मुड़कर देखती है तो अरुण उसे देख कर रहा था। पाखी हैरानी से कहती है, आप जाग रहे थे? अरुण शरारती अंदाज में कहता है, तुम्हारी किसने जगा दिया? अरुण की बातें सुनकर पाखी के गाल शर्म से लाल हो गए थे। पाखी ने जल्दी से अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। पाखी की इन क्यूट हरकतों पर अरुण को प्यार आ रहा था। अरुण पाखी के नजदीक आता है और उसके हाथों को हटाते हुए उसके फहद पर किस करता है। अरुण को खुद के इतने करीब देखकर पाखी शर्म से अपनी आंखें बंद कर लेती है। अरुण पाखी को गालों को अपने होठों से छूते हुए उसके होठों पर अपने होठों की छाप छोड़ देता है। अरुण जो पाखी को स्मूथली किस कर रहा था, पाखी को पार्टिसिपेट करता देख अरुण एग्रेसिव हो जाता है। अरुण पाखी के होठों को किस करते हुए उसके नेक पर किस करने लगता है। पाखी अपनी आंखें बंद किए अरुण के प्यार को फील कर रही थी। अरुण के होठों ने जब पाखी की नेक को छुआ तो उसके पूरी शरीर में सिहरन सी उठ गई। पाखी की पकड़ अरुण की टी शर्ट पर और कस गई। तभी माही डोर नॉक करते हुए आवाज देती है, भाई आप उठ गए क्या? माही की आवाज सुनकर अरुण और पाखी एक दूसरे से अलग होते हैं। पाखी का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वो अरुण से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। वो जल्दी से उठकर वॉशरूम में चली जाती है। अरुण वो तो बस पाखी को जाते हुए देखता रह जाता है। उसे पाखी का जाना अच्छा नहीं लगा था और सबसे ज्यादा बुरा उसे माही का उन्हें डिस्टर्ब करना लगा था। अरुण मन ही मन कहता है, ये हमेशा ऐसे टाइम पर ही क्यों आती है? अरुण उठता है और डोर ओपन करता है। माही जो अभी भी वहां खड़ी थी अरुण को ऐसे देखकर कहती है, भाई आप कब से इतनी देर तक सोने लगे? आप तो मुझसे भी पहले उठ जाते थे। अरुण माही को घूर कर देखते हुए कहता है, मैं अपने टाइम से ही उठा हूं, तुम जल्दी उठ गई हो आज। ओ हाँ भाई सही कहा आपने, वो माँ ने उठा दिया, कुछ जरूरी काम है कहकर। आपको और भाभी को माँ ने नीचे बुलाया है, आप दोनों जल्दी से नीचे आ जाए। माही एक सांस में ही ये सब बोलकर चली जाती है। कुछ देर बाद अरुण और पाखी भी नीचे आ जाते हैं। जब तक वो दोनों आए थे उनके आने से पहले ही पंडित जी आ गए थे और वो अर्पणा से बातें कर रहे थे। पाखी और अरुण को पंडित जी से इंट्रो करवाते हुए अर्पणा कहती है,
इन दोनों की ही शादी का मुहूर्त निकलना है आपको। पंडित जी हाँ में अपना सर हिलाते हैं और पाखी के उनके पैर छूने पर उसे आशीर्वाद देते हैं। वो 1 हफ्ते बाद का मुहूर्त निकालते हैं। इतनी जल्दी का मुहूर्त निकलने से अर्पणा परेशान होते हुए कहती है, इतनी जल्दी सभी तैयारियां कैसे होगी। माही अर्पणा को पीछे से हक करते हुए कहती है, माँ डोंट वरी, हम सब हैं ना, हम सब कर लेंगे। अब फाइनली भाई की शादी होगी। माही अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहती है। अरुण और पाखी ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस में पहले से ही ऋषभ रिवान के साथ अरुण के आने के वेट कर रहा था। प्रोजेक्ट का काम शुरू हो गया था। आज वो कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने वाले थे। पहले तो अरुण सोचता है वो पाखी को ना ले जाए, वो उसे ऑफिस में ही रहने के लिए कहता है। पर पाखी नहीं मानती, वो उनके साथ जाने की जिद करती है। अरुण पाखी की जिद के आगे एक बार फिर झुक जाता है और वो सब कंस्ट्रक्शन साइट के लिए निकल जाते हैं। साइट पर बिल्डिंग का मुआयना करते हुए ऋषभ अरुण से कहता है, काम तो सही चल रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो 6 महीने में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अरुण भी ऋषभ की बातों से सहमति जताता है। पाखी, रिवान और मयंक तीनों ही एक साथ खड़े थे। रिवान मयंक से बातें करने लगता है। उन दोनों को बातें करता हुआ देखकर पाखी इधर उधर टहलने लगती है। वो वहां काम कर रहे लोगों को टहलते हुए देख रही थी। रिवान और मयंक बातें कर रहे थे। तभी मयंक का फोन रिंग होता है। मयंक फोन देखता है और उसके चेहरे पर एक क्यूट सी स्माइल आ जाती है। मयंक को इतना खुश देखकर रिवान कहता है, गर्लफ्रेंड का कॉल है। मयंक हाँ में अपनी पलकें झपकाता है। रिवान मयंक को अकेला छोड़कर थोड़ा दूर चला जाता है। अरुण और ऋषभ जो बातें कर रहे थे, ऋषभ की नज़र पाखी पर चली जाती है। एक पल के लिए ऋषभ की नजरें पाखी पर ही ठहर जाती है और वो उसे देखने लगता है। अरुण के हाथों में बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट था और उसे ही देखते हुए ऋषभ से बातें कर रहा था। पर ऋषभ का ध्यान तो पाखी पर था। ऋषभ देखता है ऊपर से एक लकड़ी का फट्टा पाखी के ऊपर गिरने वाला है। वो जल्दी से पाखी को आवाज देते हुए उसकी तरफ दौड़ता है। पाखी हटो वहां से। ऋषभ की आवाज सुनकर सब उसकी ओर देखने लगते हैं। अरुण ने जब देखा कि पाखी के ऊपर वो फट्टा गिरने वाला है, वो भी उसे बचाने के लिए उसकी ओर दौड़ता है। पाखी वो तो इतनी ज्यादा डर गई थी कि उसके पैर वहीं जम गए थे। वो वहां से हिल भी नहीं पा रही थी। वो बस उस फट्टे को अपने ऊपर गिरता देख रही थी। जैसे ही वो फट्टा पाखी के ऊपर गिरता, ऋषभ जल्दी से पाखी को अपनी बाहों में भर लेता है और वो फट्टा ऋषभ के सर पर गिरता है। अरुण, रिवान और मयंक, वो तीनों जो वही दौड़ते हुए आ रहे थे, वो सब एकदम से रुक जाते हैं। वो फट्टा ऋषभ के सर और पीठ पर गिरता है। ऋषभ ने पाखी को अपनी बाहों में पूरी तरह से छुपा लिया था, इसलिए पाखी को एक खरोच भी नहीं आई थी। पाखी का मुंह ऋषभ की चेस्ट में छुपा था और उसने डर की वजह से ऋषभ की शर्ट को कसकर अपनी मुट्ठी में भर रखा था। ऋषभ के सर पर वो फट्टा गिरते ही उसके सर से खून बहने लगा था। ऋषभ ने अभी भी पाखी को अपनी बाहों में भर रखा था। अरुण जल्दी से ऋषभ के पास आता है। ऋषभ जो पाखी को अपनी बाहों में भरे हुए ही गिरने वाला था, अरुण उसे पकड़ लेता है। पाखी ऋषभ से अलग होती है और उसके सर से इतना खून बहता देख वो डर जाती है। रिवान और मयंक भी तब तक उनके पास आ जाते हैं और वो तीनों मिलकर ऋषभ को कार में बैठाते हैं। कुछ ही देर में वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अरुण को ऋषभ की हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा था। ऋषभ की जगह इस हालत में पाखी होती, अगर उसे सही टाइम पर ऋषभ ने नहीं बचाया होता तो ये सोचकर ही अरुण का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो पाखी को इस हालत में कभी नहीं देख सकता था। वो सभी आईसीयू के बाहर वेट कर रहे थे। उन सभी के कपड़ों पर ऋषभ का खून लगा था। रिवान ने रितिका को फोन कर दिया था। रितिका भी कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंच गई थी। रितिका आईसीयू के बाहर डोर से अपने भाई का ट्रीटमेंट होते देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो रोते हुए रिवन से पूछती है, ये सब कैसे हुआ। रिवान रितिका को सब बता देता है। रितिका रोते हुए वहां से दूसरी तरफ चली जाती है। पाखी रितिका को रोते हुए जाता देख उसके पीछे पीछे जाती है। रितिका हॉस्पिटल के एक खाली एरिया में बेंच पर बैठी रो रही थी। पाखी पीछे से रितिका के कंधे पर अपना हाथ रखती है। रितिका जब पीछे मुड़कर देखती है तो वो पाखी को देखकर उसे गुस्से से घूरने लगती है। पाखी को घूरते हुए रितिका अपने कंधे से उसका हाथ झटक देती है। पाखी रितिका के ऐसे करने से शॉक हो जाती है और उसे हैरानी से देखने लगती है। पाखी को रितिका की आंखों में आंसू के साथ साथ अपने लिए गुस्सा और नफरत साफ साफ दिख रही थी। तारांकन 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 तारांकन। चैप्टर 83, पाखी और अरुण के सामने सच का आना। रितिका ने जब पाखी का हाथ अपने कंधे से झटके से हटाया तो पाखी को लगा रितिका ज्यादा अपसेट होने की वजह से ऐसे कर रही है। रितिका पाखी का हाथ झटक कर उसकी ओर देखती है। रितिका आंखों में गुस्सा और नफरत लिए पाखी को देख रही थी।
पाखी ने रितिका की आंखों में देखा तो उसे भी गुस्सा और नफरत का एहसास हुआ। पाखी को समझ नहीं आ रहा था आखिर रितिका उसे ऐसे क्यों देख रही है। पाखी रितिका से इस बारे में कुछ पूछती उससे पहले ही रितिका अपने आंसू पोंछते हुए खड़ी होती है। पाखी को गुस्से से देखते हुए अपने दांत पीसते हुए रितिका ने कहा, इट इज यू, ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। आज मेरा भाई जिस हालत में है उसकी वजह भी तुम ही हो। पाखी रितिका के दर्द को समझ सकती थी। वो रितिका की बातों का बिना कुछ जवाब दिए रितिका की कड़वी बातों को सुन रही थी। पाखी मन ही मन कहती है, सही ही तो कह रही है रितिका, ऋषभ को चोट हमें बचाते हुए ही तो लगी है, हमारी वजह से ही वो इस हालत में है। रितिका जिसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी बहुत कुछ कहना चाहती हो। ये तो बस शुरुआत थी, उसे अभी तो अपने मन की भड़ास निकलनी थी। रितिका ने पाखी पर इल्जाम लगाते हुए कहा, आखिर तुम चाहती क्या हो? पहले तुमने मेरे भाई का दिल तोड़ा और अब उनकी जान लेना चाहती हो। रितिका की ये बातें पाखी के कानों में चुभ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर रितिका ये सब कह क्या रही है। 5 साल हो गए लेकिन भाई तुम्हें आज तक भुला नहीं पाए। इंडिया वापस आने के बाद उन्होंने सबसे पहले तुम्हें ढूंढा और जब तुम मिली भी तो तुमने किसी और से ही शादी कर ली। तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो पाखी? पाखी रितिका को हैरानी से देख रही थी। पाखी को समझ नहीं आ रहा था रितिका ये क्या बातें कर रही है। पाखी रितिका को बीच में रोकते हुए पूछती है, रितिका ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ऋषभ जी मुझे क्यों ढूंढेंगे? क्योंकि वो तुमसे प्यार करते हैं। रितिका ने ये इतनी जोर से कहा कि उसकी आवाज ने पाखी को अंदर तक हिला दिया था। पाखी अपनी आंखें बड़ी किए बस हैरानी से रितिका को देख रही थी। पाखी परेशान होते हुए कहती है, नहीं ये कैसे हो सकता, मैं तो उनसे पहले कभी मिली भी नहीं। पाखी की बातों का जवाब देते हुए रितिका कहती है, तुमने कभी भाई को नोटिस नहीं किया पर उन्होंने तुम्हें हमेशा ही नोटिस किया। तुम्हारे कॉलेज के पहले दिन से ही वो तुम्हें पसंद करते हैं, ये बात सब जानते हैं सिवाय तुम्हारे। पाखी को समझ नहीं आ रहा था वो रितिका की बातों पर कैसे रिएक्ट करे, उसे तो इस बारे में कभी कुछ पता ही नहीं चला। रितिका आगे कहती है, आज भाई की ये हालत सिर्फ तुम्हारी वजह से ही है। आज भी उन्होंने अपनी परवाह न करते हुए तुम्हारी जान बचाई। रितिका जिसके आंखें गुस्से और रोने की वजह से लाल हो गई थी। रितिका के गालों पर आंसू के निशान बन गए थे। वो पाखी को उंगली दिखाते हुए उसे धमकी देते हुए कहती है, याद रखना पाखी, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रितिका पाखी को सुनाने के बाद पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। पाखी जो अब तक अपने आंसुओं को रुके हुए थी, अब वो बहने लगे थे। पाखी वही बेंच पर बैठ जाती है और रोने लगती है। पाखी को रितिका के पीछे आता देख अरुण दोनों के लिए पानी की बोतल लेकर उनके पीछे ही आ रहा था। रितिका की बातें सुनकर अरुण के पैर वही जम गए थे और वो वॉल के पीछे खड़ा सब सुन लेता है। अरुण पाखी को रोते हुए देख रहा था पर वो उसके पास नहीं गया। अरुण पाखी को एम्ब्रेस नहीं करना चाहता था, वो वही खड़ा पाखी को देख रहा था। पाखी कुछ देर बाद उठती है और अपने आंसू पोंछकर चली जाती है। पाखी के जाने के बाद अरुण भी चला जाता है। वो सभी आईसीयू के बाहर खड़े थे। रितिका ने पाखी को पूरी तरह इग्नोर कर दिया था तो वही पाखी भी सबसे अपनी नजरें चुराए खड़ी थी। अरुण जो पाखी को नोटिस कर रहा था उसकी आंखें पाखी पर ही टिकी थी। कुछ देर बाद जब डॉक्टर्स बाहर आते हैं, रितिका अपने आंसू पोंछते हुए डॉक्टर से सवाल करती है। डॉक्टर के कहने पर कि वो ऋषभ के होश में आने के बाद ही कुछ कहेंगे। ये सुनकर सब टेंशन में आ जाते हैं। वो सभी वही बैठे ऋषभ के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। इंतजार करते हुए काफी समय बीत गया था पर ऋषभ को अभी तक होश नहीं आया था। रिवान रितिका को पानी की बोतल देता है और उसे कुछ खाने के लिए कहता है। रितिका मना कर देती है तो वही अरुण पाखी का हाथ पकड़ उसे हॉस्पिटल की कैंटीन में ले आया था। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। पाखी अपनी नजरें झुकाए अपने हाथ को मसल रही थी। अरुण पाखी की सभी हरकतों को नोटिस कर रहा था। अरुण हाथ बढ़ाकर पाखी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, तुम ठीक हो? अरुण जानता था पाखी किस वजह से परेशान है, फिर भी वो उसके मन का हाल जानना चाहता था, उसे रिलैक्स फील कराना चाहता था। ये बात और थी कि सच जानकर अरुण को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे किसी ने उसके दिल में खंजर डाल दिया हो। उसे ये जानकर बहुत बुरा लग रहा था कि पाखी उसके अलावा किसी और के भी दिल में है। वो पाखी को हमेशा अपना बनाकर रखना चाहता था। उसे बहुत बुरा लगा था ये जानकर कि ऋषभ भी पाखी से प्यार करता है। वो भी 5 साल पहले से। पाखी ऋषभ के दिल में 5 साल पहले से है। ये बात अरुण को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। पर उसे कहीं न कहीं इस बात की खुशी भी थी कि पाखी को ऋषभ की फीलिंग्स के बारे में पहले से पता नहीं था। वो तो ऋषभ को जानती तक नहीं थी।
अरुण मन ही मन सोच रहा था कि पाखी क्या सोच रही होंगी, उसे कैसा लगा होगा ये जानकर कि ऋषभ उससे प्यार करता है। अरुण एक बात को इस बात का सुकून भी था कि पाखी का पहला प्यार वही ही है। तारांकन 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 तारांकन। चैप्टर 84 रूम में बसा इश्क। अरुण ने बहुत कोशिश की पाखी को खिलाने की, पर वो नहीं खाए। कुछ देर बाद वापस से वो दोनों वही आ जाते हैं। ऋषभ के रूम के बाहर वो चारों वही बैठे थे। तभी एक नर्स ने आकर कहा, पेशेंट को होश आ गया है। ये सुनकर सबके चेहरे पर एक सुकून आ गया था। रितिका जल्दी से अपने आंसू पोंछकर रूम में एंटर होती है। ऋषभ हॉस्पिटल बेड से टेक लगाकर बैठा था, उसके सर पर पट्टी बंधी थी। रितिका का चेहरा देखकर ऋषभ को समझ आ गया था, वो बहुत रोई है। रितिका के पीछे पीछे अरुण, पाखी और रिवान भी जाते हैं। अरुण ने अंदर आते हुए कहा, क्या अब आप ठीक हो? ऋषभ ने पलके झपकाकर हाँ कहा। रितिका ऋषभ के पास ही चेयर पर बैठ गई थी। ऋषभ ने अपना हाथ बढ़ाकर रितिका के गाल पर हाथ लगाते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ, मुझे देख मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रितिका ने रुवानी आवाज में कहा, भाई आप ऐसा क्यों करते हैं? क्या आपको मेरी थोड़ी सी भी परवाह नहीं? अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती, कैसे रहती मैं आपके बिना? रितिका ने ये सब एक ही सांस में कह दिया था। अपनी बहन का इतना प्यार देखकर ऋषभ की आंखें नम हो आई थी। ऋषभ ने रितिका को समझाते हुए कहा, मैं हूं, कुछ नहीं हुआ मुझे, और तुझे क्या लगता है इतनी आसानी से मैं तुझे छोड़कर चला जाऊंगा? अभी तो तेरे लिए एक गधा ढूंढना है जिसके साथ तेरी शादी होगी। रितिका ऋषभ की बातों पर उसे गुस्से से घूर कर देखने लगती है और खींचते हुए कहती है, भाई। उन दोनों भाई बहन का प्यार देखकर सबकी आंखें नम हो गई थी। अरुण को तो माही की याद आ गई थी। माही भी तो रितिका के जैसी ही थी। ऋषभ की नजर पाखी पर जाती है। पाखी की आंखें जो लाल हो गई थी। ऋषभ पाखी को देखकर मन ही मन कहता है, तुम मेरे लिए इतना क्यों रोई? देखो जरा तुम्हारी आंखें भी लाल हो गई है। ऋषभ ने पाखी को देखते हुए कहा, क्या आप ठीक है? ऋषभ के इस सवाल ने थोड़ी देर के लिए वहां के माहौल को ऑकवर्ड कर दिया था। ऋषभ का ये सवाल अरुण के दिल में तीर की तरह लगा था, तो वही पाखी के दिल में भी हलचल होने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था ऋषभ उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहा है। कहीं रितिका ने जो कहा वो सब सच तो नहीं? पाखी मन ही मन कहती है। पाखी ने धीरे से हाँ कहा और ऋषभ से उसके बारे में पूछा। वो लोग कुछ देर तक वही थे। इस बीच ऋषभ की नजरें बार बार पाखी पर जा रही थी, तो अरुण की नजरें जो ऋषभ पर ही टिकी थी। उसे ऋषभ का यूं पाखी को चोरी चोरी देखना उसके दिल को खटक रहा था। पर वो इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था कि ऋषभ की वजह से ही पाखी आज सही सलामत है। अरुण अपने गुस्से और जेलॉसी को अपने अंदर ही समेट लेता है। कुछ देर वही रुकने के बाद अरुण पाखी को लेकर अपने विला आ जाता है। रिवान भी रितिका को घर भेज देता है। रिवान ऋषभ के पास बैठता है और उसे अफसोस के साथ कहता है, तेरा राज रिवील हो गया। ऋषभ को कुछ समझ नहीं आता। वो रिवान को कंफ्यूज होकर देखते हुए पूछता है, तू कहना क्या चाहता है? रिवान ने कहा। गुस्से में रितिका ने पाखी को सब बता दिया। रिवान का इतना कहना ही था कि ऋषभ के होश उड़ जाते हैं। रिवान ने आगे कहा, और ये सब अरुण ने भी सुना। ऋषभ ने गुस्से से कहा, मैंने रितिका को पहले ही मना किया था, अब कुछ नहीं है, फिर भी उसने। क्या सोच रहे होंगे वो दोनों मेरे बारे में? रिवान, अच्छा ही है ब्रेकअप हो जाए उन दोनों का, फिर तू शादी कर लियो पाखी से। ऋषभ ने झल्लाते हुए कहा, क्या रितिका की तरह तेरा दिमाग भी खराब हो गया है? वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी हो चुकी है, उनकी कोई एक्स्ट्रा है उन दोनों के बीच तो वो मैं हूं। और मैंने पहले ही सोच लिया है। ऋषभ को बीच में रोकते हुए रिवान ने कहा, क्या सोच लिया तूने? मैं इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही यहां से चला जाऊंगा। ऋषभ ने नजरें नीचे करते हुए कहा। रिवान, क्या दिमाग खराब हो गया है तेरा? अभी कुछ ही टाइम हुआ है, दिल्ली में सब सेटल करे हुए, और तू फिर से जाने की सोच रहा है? देख, मैं तुझे ये सब नहीं करने दूंगा। जहां एक तरफ रिवान और ऋषभ की बेहस हो रही थी, तो वही दूसरी तरफ अरुण अपने स्टडी रूम में बैठा हॉस्पिटल में हुई बातों के बारे में सोच रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो इस बारे में पाखी से बात करे या ना करे, और करे भी तो क्या बात करे। तो वही पाखी भी इसी उधेड़-बुन में लगी थी। वो अरुण को सब बताए या नहीं? उसे डर था कहीं अरुण उसे गलत ना समझ ले। एक हफ्ते बाद उन दोनों की शादी थी, और ऐसे में इन सारी बातों का होना उससे ठीक नहीं लग रहा था। वो अरुण को कुछ भी न बताना ही सही समझती है। पाखी खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व कर अरुण को बुलाने चली जाती है। अरुण जो अपनी ही सोच में डूबा था, उसे पाखी के आने का एहसास भी नहीं हुआ। पाखी अरुण के पास आकर बैठ जाती है और उसकी आंखों के देखते हुए प्यार से कहती है,
आप ठीक तो हैं ना? अरुण पाखी को हक कर लेता है। पाखी को गले से लगाकर अरुण के जलते दिल को जैसे ठंडक सी मिलती है। पाखी के दूर जाने का ख्याल ही अरुण को अंदर ही अंदर तड़पा रहा था। वो उससे इतना प्यार करने लगा था कि वो उसे किसी और के साथ देखना तो दूर सोच भी नहीं सकता था। पाखी अरुण की सांसों में समाई हुई थी, अरुण के दिल की धड़कन बन गई थी। तारांकन, आपको स्टोरी कैसी लगी जरूर कमेंट करें। थैंक्स।